हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है सर? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? हाउ आर यू गाइज डूइंग? हाउ आर यू गाइज डूइंग? क्या हाल है सर? क्या आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? पहले फटाफट कंफर्म करो। कैन यू सी मी? कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। सर नया चश्मा कहां से आया भाई? वो पुराना चश्मा जो था ना, उसकी ऐसी तैसी हो गई। पुराने चश्मे की अब भी ऐसी तैसी हो गई। तो वो पुराने चश्मे की ऐसी तैसी हो गई, तो अभी बैकअप में ये पहन लिया है, कल तक वापस नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। सर चलो, क्लास शुरू करने के पहले मेरे को फटाफट ये बता दो। क्लास शुरू करने के पहले एक चीज पहले मैं बता देता हूं, ठीक है? वो लोगों के लिए जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, वो लोगों के लिए जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक छोटी सी बात बताने वाला हूं। होता क्या है, जब लाइव क्लास होती है ना, तो लाइव क्लास में लोगों का मन बनाए रखने के लिए कभी गाने बजते हैं, कभी बातें होती है, कभी गपशप होता है, थोड़ा थोड़ा गपशप वपशप होता है। वो सारा रिकॉर्डिंग जो होता है ना, वो मैं पॉज कर देता हूं। तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती है। तो कल को अगर आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख रहे हो फ्यूचर में, और आपको एब्रप्टली देखा, अरे यार कुछ बोल रहे थे, कुछ अचानक से बोलना शुरू कर दिए, तो ये समझ जाना बीच वाला पोर्शन तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं था। एकदम चिल मार के आगे बढ़ते जाना। और गलती से अगर मेरे से कभी रिकॉर्डिंग चालू करना रह गया, तो मैं आपको खुद से रिकॉर्डिंग में बता दूंगा कि भाई रिकॉर्डिंग चालू करना रह गया था, मैं आपको बैकअप दे दूंगा। पर भगवान के से दुआ करो, मैं तो करता हूं कि ऐसा हो नहीं। ठीक है। अब सर मेरे को फटाफट बताओ, कौन कौन लोग यहां पर है? कौन कौन लोग आज यहां पर है? आज अटेंडेंस क्यों कम हो रखा है लोगों का? वाई इज द अटेंडेंस लो हियर टुडे? वाई? व्हाट्स द रीजन? क्यों मेरे को 10-12 लोग कम दिख रहे हैं? सर हम तो सोचे थे 6:30 बजे क्लास शुरू होगी तो आराम से आएंगे। अच्छा चलो, कौन कौन नाम दिख रहे हैं पहले मैं ये देख लेता हूं। वेरी गुड। नेहा, अश्विनी, शायद, स्नेहा, हिमांशु, तेजस्विनी, स्वाति, खुशी, आदर्श, तन्मय, रोमन, स्वाति। चलो वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके गाइस, ओके। उदित नारायण जी भी आए हैं। अच्छा नहीं, उदय नारायण जी हैं। ओके ओके उदय। दीपांशु गुप्ता, सोहन कुमार साहू। ओके गाइस, चलो। व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? सर एम फॉर रैंक इन इंटर, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। जो लोग नहीं जानते क्या है ये बात, ये मैं आपको 1 मिनट लेकर के बता देता हूं। निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान क्या होता है? सर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर आप तो रैंक लाए हो, आप हमको बताओ, शुड आई टारगेट फॉर रैंक, शुड आई एम फॉर रैंक, शुड आई गेट अ रैंक? क्या मुझे रैंक की कोशिश करनी भी चाहिए? तो यही सवाल ना मैंने अपने सीए फाइनल्स के पहले मैंने जाकर के अपने एक बार सीनियर को पूछा था, जो मेरे आर्टिकलशिप में जो सीनियर था ना, उससे जाकर के मैंने पूछा था, जिग्नेश सुनो। उसका नाम जिग्नेश था। तो मैंने बोला सुनो जिग्नेश। बोले क्या? तो मैंने बोला उनको कि सर सुनो, पढ़ाई की हालत है एकदम खराब, क्लासेस हुई नहीं है खत्म, नोट्स एकदम रद्दी के बराबर लिख रखे हैं, कोई तैयारी नहीं है, सेल्फ स्टडी तो कुछ भी नहीं हुआ है, 5 महीने बस बचे एग्जाम को, और मेरे साथ वाले जितने लोग हैं सारे लोगों ने क्लासेस खत्म कर ली, पता नहीं क्या क्या पढ़ करके खत्म कर दिया। तो क्या मैं रैंक के लिए कोशिश कर सकता हूं? क्या मैं रैंक के लिए कोशिश कर सकता हूं? अभी सर मेरे को यह सोच के याद नहीं आता कि मैंने ऐसा सवाल पूछा भी क्यों था। शायद मैंने किसी रैंक होल्डर की वीडियो देख ली होगी, शायद मैं कहीं से मोटिवेट हो गया हूंगा, पर मैंने पूछा रैंक की कोशिश कर सकता हूं क्या? तो उसने एक चीज बोली, देख शुभम, मैं कोई रैंक होल्डर तो हूं नहीं, तो मैं तेरे को ये नहीं बता सकता रैंक कैसे लाया जाता है, मैं तेरे को ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता रैंक कैसे लाया जाता है, पर मैं ये तेरे को बता सकता हूं, एक कहावत है गुजराती में जिसको कहते हैं, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। इसका मतलब, इफ यू आर एमिंग फॉर समथिंग which is big enough but you are not able to achieve it, वो फिर भी एक बार माफ कर देंगे, बट अगर तुम उस चीज के लिए एम ही नहीं कर रहे हो तो वो चीज की माफी नहीं मिलेगी। निशान चूक माफ, किसी चीज को एम करो और वो चूक जाए वो माफ हो जाता है, लेकिन नहीं माफ नीचू निशान। नीचू निशान मतलब टारगेट लो करना इज नॉट अ गुड थिंग। तो सर रैंक आएगी या नहीं आएगी वो भगवान जाने, लग जाने, और हमारी मां की दुआएं जाने, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है कोशिश करना, और कोशिश करके अपनी जान लगा देना। रैंक आती है तो ठीक है, नहीं आता है तो क्या ही कर सकते थे, हमने तो जान लगा दी। नहीं लिखा था नसीब में रैंक, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए हमको इंस्टीट्यूट का रैंक। और क्या, जब अंगूर ना मिले तो खट्टे ही लगते, वही वाला हिसाब है। और क्या? ओके
Nalini says little English will do. Nalini, little English will not do for me because I speak only two languages, Hindi and law. And after 5 o'clock in the evening, English goes away. Unless I launch a separate English batch, English goes away. बोले हो गया मेरा दिन का बस चलो. Kidding guys, kidding. चलो. अभी निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान इज एकदम गुजराती वाला, उसको मैं कैसा इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा. हाँ चलो गाइस. ओके, वेलकम बैक टू द क्लास. सारी चीजें एक तरफ होती है दोस्त दुनिया में, मोटिवेशन, रैंक का टारगेट सब एक तरफ होता है. एक तरफ होती है जो तुम सिर नीचे झुका करके मेहनत कर रहे हो. तो रैंक के सपने देखने वाले ठीक है, तुम अलग हो. ये बताओ कल किन्होंने जाकर के घर में मेहनत की. ये बताओ कल किन्होंने जाकर के घर में जो मैंने समरी नोट्स दिया है उससे कुछ भी पढ़ने की कोशिश की. फटाफट बताओ कौन कौन पढ़ने की कोशिश की. इंग्लिश भी लाइक अच्छा चलता हूं मैं, लॉ में याद रखना. करेक्ट पर श्रेष्ठ, करेक्ट. ओके ओके ओके. अच्छा अब ये बताओ किन लोगों ने रिवीजन नहीं कर पाए. कोई भी कारण हो सकता है. सर मन नहीं था, सर टाइम नहीं हुआ, सर ये काम था, सर वो काम था. कौन था जो रिवीजन नहीं कर पाया? पूरी मेहनत से थॉर देख के आए हैं पर आके रिवीजन किया था. ठीक है. स्नेहा कहती है नो टाइम. पढ़ाई के लिए समय नहीं है तुम्हारे पास तो किसके लिए समय है तुम्हारे पास? कल के बोर्ड नोट्स अपलोड हो गए हैं जतिन बेटा, कल के बोर्ड नोट्स अपलोड हो गए हैं. एक सेकेंड रुक जाओ. हाँ सर बोलो. नितिन कह रहा है सर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें? करेंगे. सबसे पहले हम क्लास शुरू करते हैं बेटा. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं. सबसे पहले मैं आपको कल की क्लास की रिवीजन करवा देता हूं. कल की क्लास में हमने जो भी पढ़ा था, जो कम ज्यादा समझ आया था, वो सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा. एक बार मेरे साथ अगले 10 मिनट के लिए मेरे हर एक सेंटेंस को सुनना. सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा. बीच में डाउट्स वगैरह मत पूछना, मैं एकदम इग्नोर कर दूंगा. अभी अगर डाउट्स पूछोगे तो क्लास के दौरान और क्लास के बाद भी इग्नोर कर दूंगा. ठीक है. तो अभी पहले मेरे साथ रिवीजन करोगे. जो भी रिवीजन में कुछ और टाइप करेगा रिवीजन के कंटेंट के अलावा, उनका डाउट आज के क्लास में लिया ही नहीं जाएगा. चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू. सेक्शन 3 से शुरू होता है, सेक्शन 22 तक जाता है. हमने सेक्शन 3 पढ़ा. क्या हमने सेक्शन 3 पढ़ा? हाँ जी सर हमने सेक्शन 3 पढ़ा फॉर्मेशन के बारे में. एक हमने और सेक्शन 7 पढ़ा था फॉर्मेशन के बारे में. सेक्शन 7 क्या था? डॉक्यूमेंट्स के बारे में. उस पे आते हैं इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है. सबसे पहले सेक्शन 3 फॉर्मेशन के बारे में एकदम बेसिक सेक्शन है सर. वो कहता है कि जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, आई विल ट्राई टू यूज अ लिटिल इंग्लिश बिकॉज दैट इंग्लिश विल बी लॉ हियर. ठीक है. तो सुनना मेरे साथ. जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, अ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस एंड बाय हाउ मेनी पीपल? मिनिमम 7 पीपल इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, 2 people in case of a 2 person in case of a private company, and 1 in case of a 1 person company. That 1 person company by nature will be a private company. How will you become a shareholder? By subscribing to the memorandum. You will subscribe to the memorandum. Now in case of 1 person company, I had told you a very important concept. 1 person company में कितने member होते हैं सर? एक. क्या 2 member हो सकते हैं? ना बाबा, 1 एक ही member हो सकता है. अब वो एक member को ना एक nominee member decide करना पड़ेगा. Who will be that member? In case of death or incapacity to contract of the original member, the person who shall become the member of the OPC will be called as nominee person. The name of the other person who उसका prior written consent आपको लेना पड़ेगा. You'll have to take his prior written consent और उसको आप nominee member बनाओगे. जब आप कंपनी का incorporation कर रहे हो ना, तो उसका जो written consent ले रखा है वो भी आपको रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा. The written consent shall be filed with the registrar at the time of incorporation. अब सर मान लो रमेश ने सुरेश को बना दिया nominee member. क्या सुरेश अपना nomination withdraw कर सकता है? Absolutely, by filing in the prescribed form वो अपना nomination withdraw कर सकता है. क्या रमेश सुरेश को रिप्लेस कर सकता है? बोले चल तू निकल, मैं दूसरे को ला रहा हूं. बिल्कुल रिप्लेस कर सकता है सर. एक नोटिस देगा कंपनी को इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. नाउ इंटीमेट द कंपनी अबाउट सच चेंज. आप कंपनी को बताओगे ऐसा चेंज कर रहा हूं मैं. कंपनी जाके रजिस्ट्रार को बताएगी. और ये जो चेंज है ना नॉमिनी का नाम, ये आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी क्लॉज में करोगे, लेकिन उसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम. तो आपको मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन का जो प्रोविजन लगता है, जो आपको कल समझेगा, आज भी नहीं कल समझेगा, वो वाला प्रोविजन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा. सेक्शन 3 है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी सुनो,
इधर देखो, मेरी तरफ देखो सर, कभी भी अगर आपका जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 7 या 2 के नीचे चला जाता है, और उसके बाद भी मैंने आपको क्या बोला था, लैंग्वेज पे अपन आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने, लैंग्वेज पे अपन आराम से आएंगे। तुम सुनो, अगर लेवल के नीचे अगर आपका मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स चला जाता है बिलो द लिमिट ऑफ 7 और 2, एज द केस में भी, मतलब पब्लिक है तो 7, प्राइवेट है तो 2, और अगर उसके बाद आपने 6 महीने से ज्यादा बिजनेस अगर कंटिन्यू करा, तो जब 6 महीने खत्म हो गए ना, उसके बाद जब बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, तो जो भी मेंबर है जिस हु इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स हैव रिड्यूस्ड बिलो द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, मतलब 7 या 2 से कम हो गए मेंबर, फिर भी कंपनी का बिजनेस चल रहा है, तो वो लोगों को 2 चीज होगा, वो सेवरली लायबल भी होंगे और उनको सेवरली सू भी कर सकते हैं। सू मतलब, अरे भाई छी गंदे लोग, सू मतलब क्या, केस फाइल कर सकते हो उनपे केस ठोक सकते हो, सेवरली मतलब इंडिविजुअल पे केस ठोक सकते हो। ये कब होगा सर, अगर आपकी लिमिट से कम है मेंबर्स और 6 महीने निकल गए और आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तो। उसके बाद हमने सेक्शन 7 पढ़ा इनकॉर्पोरेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर, सुन लो। इनकॉर्पोरेशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। एक बार आंखें बंद कर ले यार प्लीज यार, एक बार आंखें बंद कर ले, मान ले मेरी बात, एक बार आंखें बंद कर, जो दिमाग में आपको चीजें दिखेगी अच्छी बात है, जो नहीं दिखेगी दिमाग में आंखें बंद करके लिख लेना, बाद में आगे बढ़ेंगे। सर अभी ना कंपनी आरओसी के पास जा रही है, मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे? देखो टेबल, एक डब्बा था, ठीक है। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर ने ड्यूली साइन किया है। मेरी शक्ल मत देखो, आंखें बंद करो, मेरी बात सुनो। सर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने का, आंखें बंद करके मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, कौन कौन सी चीजें लेके जाओगे रजिस्ट्रार के पास? सबसे पहले आप लेके जाओगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस वाला एड्रेस, ना बाबा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं आ जाता तब तक जो करस्पॉन्डेंस का एड्रेस होगा। उसके बाद 2 लोगों का पर्टिकुलर्स दोगे, 2 तरह के लोगों का, सारे सब्सक्राइबर्स का, सारे फर्स्ट डायरेक्टर्स का। क्या पर्टिकुलर्स दोगे सर? उनका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, नेशनैलिटी हो गया, अदर इंफॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट डायरेक्टर के केस में डिन नंबर भी दे देना, क्या दे देना, डिन नंबर भी दे देना। और उसके साथ साथ सुनो ना, आपको फर्स्ट डायरेक्टर के केस में उनका 2 चीज और बताना पड़ेगा। एक सेकंड सॉरी, पर्टिकुलर्स के साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ भी दे देना, और फर्स्ट डायरेक्टर के केस में 2 चीजें और बतानी पड़ेगी आपको। एक तो इंटरेस्ट उनका अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट में, और दूसरा उनका कंसेंट क्या करने के लिए, टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, उन्होंने अपना रिटन कंसेंट दिया है। ये 3 एक लाइन में हो गया। 2 डिक्लेरेशन आपको देने पड़ते हैं सर। एक डिक्लेरेशन तो मैंने एक्ट का कंप्लायंस किया है, कौन कौन देगा ये डिक्लेरेशन? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट जो कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज्ड है, मतलब जो कंपनी बनाने में हेल्प कर रहा है। और दूसरा कौन देगा? जो आपकी कंपनी का, अरे बोलो, जो आपकी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या कंपनी सेक्रेटरी है, उनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमने सारा कंप्लायंस कर लिया है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सारे सब्सक्राइबर को और सारे फर्स्ट डायरेक्टर्स को। एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसमें 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला, दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रमोशन। क्या करते हैं पहले? प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुए हैं। दूसरा, इनको बोलना पड़ेगा दे आर नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिएसेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 5 साल में कभी भी गिल्टी नहीं रहे हैं। और तीसरा, कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए दे आर ऑल करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ये सारा डॉक्यूमेंट्स, आंखें खोलो, सो जाओगे तुम लोग, आंखें खोलो सर, तुम लोग सो जाओगे। हाँ जी, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। दोस्त एक बार दिमाग में पूरा छवि बैठ गया ना तो आपको मेहनत ही नहीं है बाद में। तो आप लेकर के रजिस्ट्रार के पास जाओगे, रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपको 2 चीजें एलोकेट करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया और एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। एक सीओआई हो गया, एक सीआईएन हो गया, एक सीओआई हो गया, एक सीआईएन हो गया। सर्टिफिकेट ऑफ सीआईएन जो होता है वो सीओआई में लिखा होता है, आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सीआईएन नंबर भी लिखा होता है। उसके अलावा सर ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए ना रजिस्ट्रार को, कब तक प्रिजर्व करोगे आप? एमसीक्यू में आएगा भाई मेरे, कब तक प्रिजर्व करोगे? जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। डिसॉल्व मतलब क्या? सारा असेट्स बेच दिया, सारा लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया, कंपनी का नाम हटा दिया हर जगह से, उसको कहते हैं डिसॉल्व नहीं हो जाता। उसके बाद सर अभी आपने इनकॉर्पोरेशन के वक्त आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, अगर बाद में पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट्स फॉल्स थे या आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस किया है, या तो आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है या आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस किया है, तो उस केस में क्या होगा? भैया ये बताओ, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है कि नहीं हुई है? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले पता चल गया तो क्या होगा? तो जो पर्सन जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था ना, उनको 447 की फ्रॉड के लिए लायबल कर देंगे। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो भैया प्रमोटर, डायरेक्टर,
मैनेजर और जो भी लोग एप्लीकेशन दे रहे थे, प्रमोटर, डायरेक्टर और जो भी लोग डिक्लेरेशन दे रहे थे, वो सारे लोगों को 447 के लिए लायबल कर देना। और ट्राइब्यूनल अगर चाहेगा तो, कौन आया सर यहां पे खेल में? ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल अगर चाहेगा तो ऑर्डर पास करेगा, 5 ऑर्डर मिस्टर लो। इससे मेरे को वो एक गाना आया याद, एक मूवी थी अजय देवगन और आमिर खान की, बहुत पुरानी, टीवी में बहुत बार आती है, जिसमें वो सीन था ना, आमिर खान ऐसे पाइप में चलता है राम 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 करके, इश्क मूवी था शायद, उसमें एक गाना था, मिस्टर लोवा लोवा मेरे आंखों का जादू। सर बहुत पुराना गाना है, आप ये मत बोलने लग जा रहा मेरे जमाने का, मैं भी अभी तुम्हारे ही जमाने का हूं। सुनो ना, मिस्टर लो, मिस्टर लो क्या है? एम। सर सुनो ना, एम मैनेजमेंट। ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर पास करेगा? ट्राइब्यूनल बोलेगा मैनेजमेंट का रेगुलेशन करने के लिए, जो आपका कंपनी का मैनेजमेंट है उसको रेगुलेट करेगा, और अगर वो चाहे तो आपके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में अमेंडमेंट कर सकता है, अगर उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में ये करना जरूरी है। या तो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है समझेंगे अपन, या तो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, या शेयर होल्डर का इंटरेस्ट हो गया, या क्रेडिटर का इंटरेस्ट हो गया, किसी के फायदे में भी ये है कि हमको मेमोरेंडम ऑल्टर कर देना चाहिए। दूसरा एम हो गया। उसके बाद आर। आर क्या था सर? रिमूवल। आपका ना कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है उसमें से आपका नाम रिमूव कर देगा। एल लायबिलिटी, जो आपके मेंबर्स है ना उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ओ असच अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट। एंड डब्ल्यू वाइंडिंग आपका ऑर्डर पास कर सकता है। कौन? ट्राइब्यूनल। ये सब सारे ऑर्डर पास करेगा, लेकिन कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देना। ऊब, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऊप दे देना कि भाई तू बोल ले क्या तकलीफ है तेरे को, और तूने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं ना कंपनी, वो कंसीडर करके हम ये ऑर्डर पास करेंगे। ये हमने पढ़ा था सर किसके बारे में? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसके बारे में, किसके बारे में? अपने इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। कौन सा सेक्शन में लिखा था सर? ये सेक्शन 7। तो सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 7 हो गया। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी बोला था, इसमें वो सारे पॉइंट्स तो सेम ही थे कि तुम नॉमिनी अपॉइंट करोगे, विड्रॉ कर सकता है, रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट थे सर कि आप एक 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है और एक ही नॉमिनी होता है। ठीक है, अब आप किसी भी एक कंपनी में मेंबर हो सकते हो, किसी भी एक कंपनी में नॉमिनी हो सकते हो, उससे ज्यादा और कोई पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते। अगर आप किसी कंपनी में नॉमिनी हो और किसी कंपनी में मेंबर हो, और वो मेन मेंबर के डेथ होने के या इनकैपेसिटी होने की वजह से आप वो नॉमिनी की जगह मेंबर बन गए, मतलब अगर आप 2 कंपनी में एक साथ मेंबर बन गए, तो विद इन 180 डेज यू विल हैव टू मेक गुड द डिफॉल्ट। मतलब क्या, आपको 180 दिन के अंदर वापस से कंप्लायंस करना पड़ेगा, मतलब वापस से ऐसे पोजीशन में आना पड़ेगा कि अकेले आप मेंबर कहीं पे हो और कहीं पे आप नॉमिनी हो। उसके अलावा सर कौन मेंबर बन सकता है, कौन नॉमिनी बन सकता है? तो मैंने कहा, सुनो ना, मैंने कहा एक नेचुरल पर्सन who is an Indian citizen and he is a resident, only in that case he can become a member or nominee. मैंने कहा एक नेचुरल पर्सन who is an Indian citizen and is a resident of India can become a nominee or can become a member or nominee. सही कहा ना मैंने? अरे बता दो मैंने सही कहा कि नहीं कहा? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। अरे बोलो बोलो सर, रेसिडेंट होने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंट और अदरवाइज, रेसिडेंट हो या नहीं हो, अगर वो नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन है तो उसको क्या बना देंगे हम? उसको 1% कंपनी का ये बना देंगे। अब सर उसके बाद मैंने आपको और क्या समझाया था कि 1% कंपनी जो है ना वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। और जो 1% कंपनी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज का काम नको बाबा नको। समझे सर? यस सर। अब सर चलो अपन बढ़ेंगे आगे। हाँ सर, सर कुछ रिवीजन हुआ, कुछ याद आया? कुछ याद आया? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो 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 सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ minor no minor shall become member or nominee of a person or can hold share in beneficiary interest। सर ये कह रहे हैं कि माइनर मतलब कौन होता है सर? 18 साल से कम का बंदा। 18 साल से कम का बंदा क्या नहीं बन सकता? मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता। मतलब रमेश की कंपनी है और रमेश बोल रहा है सूरज करके उसका बेटा है जो 12 साल का है, क्या उसको मैं नॉमिनी बना दूं? नहीं भैया, तुमको मिनिमम एलिजिबल, तुम कम से कम कॉन्ट्रैक्ट करने तो लायक हो जाओ। माइनर इज नॉट एलिजिबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको तुम नॉमिनी भी नहीं बना सकते। ठीक है, चलो सर। एनबीएफसी मतलब मुक्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। चलो गाइस, अब मेरी बात सुनो दोस्तों, अब मेरी बात सुनो। रुक जाओ बेटा, अभी मैं डाउट्स नहीं ले रहा हूं। सौरभ 120 डेज है बेटा, 182 डेज पुराने जमाने में हुआ करता था, वो अब चेंज हो गया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर। दोस्तों मैं अभी डाउट्स नहीं ले रहा हूं,
मैं अभी डाउट्स नहीं ले रहा हूं, ठीक है? मेहनत मत करो जबरदस्ती टाइप करने का, मेरे को आगे बढ़ने दो, मैं डाउट्स लूंगा क्लास के एंड में। अब मेरी बात सुनो सर, ये देखो ये है नोट्स, ठीक है? आज के नोट्स में इसी नोट्स में नीचे लिख रहा हूं और आज फिर मैं इसको अपडेट कर दूंगा, आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आज है सर डे 4। मेरी बात सुनो, अभी हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 8। अपना 3 हुआ है, 7 हुआ है, बस और कुछ भी नहीं हुआ है। सेक्शन 8 पढ़ने वाले हैं सर। सेक्शन 8 किस बारे में? सेक्शन 8 है सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में। सेक्शन 8 है सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में। सर मेरे को एक छोटी सी चीज बताओगे क्या? आपने जब 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया था तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस थे करने के लिए? मैं बताता हूं सर, मेरे पास क्या ऑप्शन था मैं बताता हूं। मैंने बहुत रिसर्च किया। सबसे पहले तो मैंने देखा क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो मैंने देखा पहले तो एजुकेशन का ऑप्शन है मेरे पास। एजुकेशन में क्या कर सकते हो तुम? कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, और तुमको और भी पढ़ाई नहीं करनी है तो आर्ट्स ले लो। एजुकेशन में या तो तुम ये कर सकते थे, या फिर चलो सर एजुकेशन नहीं करना है, क्या कर सकते हो तुम? स्पोर्ट्स में कर सकते हो कि भाई अपने को विराट कोहली बनना है तो तुम स्पोर्ट्स में जाकर के काम कर लो। उसके अलावा और क्या कर सकते थे सर? तुम ना सब मोह माया है बोल के छोड़ दो और तुम दया दान पुण्य का काम करने लग जाओ। दान पुण्य का काम मतलब सर बहुत तरह के हो सकते हैं। या तो तुम जो है नेचर को, प्रकृति को बचाओ, तो तुम क्या कर सकते हो? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट। तुम क्या कर सकते हो? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट। कि भैया मैं ना ऐसी चीजें करता हूं, जैसे वो कोई है ना बहुत बड़ी मोटिवेशनल, वो जो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें करती है, वैसी सारी चीजें कर सकते हो। या अगर तुम्हारे पापा के पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए, तुमको लगता है 3-4 जनरेशन और कमाने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम सीधा सीधा चैरिटी शुरू कर दो। बोले अपन तो सीधा सीधा चैरिटी करेंगे भाई। उसके अलावा तुम कोई भी और सोशल वेलफेयर का काम कर लो, जैसे कि तुम खाना बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम जिससे कि ना किसी इंसान का भला हो रहा है। या सब छोड़ छाड़ के तुम पूजा पाठ में, रिलीजन में, ये सब में लग जाओ। ये सारे काम भी कर सकते हो। संन्यास ले सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो सर इस तरह की चीजें आप कर सकते हो 12 के बाद, है ना? अब सर सुनो, यही सारी चीजें अगर कोई कंपनी करने की बात कर रही है, अगर एक कंपनी बनी क्यों है पता है? वो प्रमोट करती है रिसर्च, वो प्रमोट करती है एजुकेशन, वो प्रमोट करती है कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, रिलीजन। अगर इस तरह की चीजें वो प्रोटेक्ट करती है, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में, कौन से क्लॉज में सर? ऑब्जेक्ट क्लॉज। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट क्लॉज? जो मेमोरेंडम में होता है, उसमें अगर ये लिखा है कि इनमें से कोई काम वो करेगा, और ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो ये काम है ही है, उसके साथ कंपनी ये कह रही है कि जो हम प्रॉफिट्स कमाएंगे ना, वो प्रॉफिट्स जो हम कमाएंगे ना, वो वापस हम नहीं लेंगे, वो प्रॉफिट्स को वापस कंपनी में डाल देंगे हम। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसी में इन्वेस्ट कर देंगे। जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए अप्लाई कर देंगे, और साथ साथ में हम कोई भी डिविडेंड नहीं लेंगे, कोई भी डिविडेंड नहीं लेंगे, डिविडेंड प्रोहिबिट करेंगे। सर डिविडेंड क्या होते हैं? सर डिविडेंड क्या होता है बताओगे जरा? अरे भाई देखो, अगर मैं शुभम हूं, ये अगर क्या इसमें मैं शुभम हूं, ठीक है, मैं शुभम हूं, अभी इसमें मैंने अपनी एक कंपनी खोली, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है। अब इस कंपनी में मान लो मैंने 80 रुपए डाले, कितने? 80 रुपीज आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। नाउ व्हाट आई डिड वाज, फॉर दिस 80 रुपीज आई बॉट वन मास्क। ओके, आई बॉट वन मास्क, एक मास्क खरीदा मैंने, एंड आई सोल्ड इट फॉर ₹100। ओके, सो आई इन्वेस्टेड 80 रुपीज, आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज ऑन यूजिंग दैट 80 रुपीज। मैंने 80 रुपीज का कुछ खरीदा, 100 रुपीज में कुछ बेच दिया। अब ये जो 20 रुपीज है वो किसके पास है? वो कंपनी के पास है। पर पैसे किसके हैं सर? किसके पैसे? पैसे शुभम के हैं। तो अगर ये 20 रुपीज आप शुभम को वापस देते हो ना, अगर इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो इसको कहते हैं सर डिविडेंड। What is dividend? Dividend is nothing but distribution of profit। आप टेंशन मत लो सर, अपना चैप्टर 8 है जो पूरा डिविडेंड की बात करता है, पूरा का पूरा, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है? बेसिकली इतना ही होता है सर कि अगर आपने प्रॉफिट उठा के अपने शेयर होल्डर को दे दिया, दोगे ही ना। मैं क्या पैसा दान करने के लिए किया हूं, चैरिटी नहीं भाई, मैंने तो पैसा इन्वेस्ट किया है। तो सर अभी मेरे को एक बात बताओ, ये जो कंपनी है, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं, ये सेक्शन 8 कंपनी है, अरे तो सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉफिट कभी शेयर होल्डर के पास वापस थोड़ी जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो कहा है प्रॉफिट हम वापस कंपनी के काम में लगा देंगे। तो इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी में ना डिविडेंड देना प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिटेड मतलब क्या? कतई नहीं दे सकते तुम डिविडेंड, ठीक है। तो सर ये था डिविडेंड का प्रोविजन। ये तीन, जब ये तीन कंडीशन सैटिस्फाई होते हैं ना, क्या तीन कंडीशन? अगर तुम्हारा इनमें से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर तुम्हारा इनमें से कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर तुम प्रॉफिट जो है उसको अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने वाले हो, और तुम अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले हो ना, प्रोहिबिटेड हो ना, तो आपको ना सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। यू विल अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस इशू कर देगी। आपको एक लाइसेंस इशू करेगी, इशू करेगी कि भैया आप सेक्शन 8 कंपनी हो,
क्या हो आप? सेक्शन 8 कंपनी हो। तो सर ये लाइसेंस से क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है पता है? तुम ना पब्लिक कंपनी कहलाते हो ना प्राइवेट कंपनी कहलाते हो। तुमको ना पब्लिक कंपनी कहते हैं ना प्राइवेट कंपनी कहते हैं, तुम्हारा अलग एक दर्जा हो जाता है सेक्शन 8 कंपनी। इससे मेरे को एक चीज याद आया, कल मैंने तुमसे पूछा था ओपीसी कंपनी का क्या नाम लिखते हैं, तुम लोगों ने मेरे को मन से बताया नहीं। अब मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, अब मैं तुमको फाइनल आंसर दे दूंगा। सर ओपीसी कंपनी अगर है ना, शुभम की ओपीसी कंपनी है, तो शुभम उस कंपनी का नाम लिखेगा शुभम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब सर आपको ब्रैकेट में ओपीसी डालना पड़ेगा। कल तुमने जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया है ना बेटा, कसम से, अभी भी देख लो प्रक्षाली को, बोले पूरा ब्रैकेट में डाल देते हैं ना, क्यों? अरे सर आपको ब्रैकेट में ओपीसी लिखना होगा और उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड लिखना होगा। इस तरीके से सर ओपीसी कंपनी का नाम होता है। अब सर मेरे को ये बताओ, सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम में क्या लगाती है? प्राइवेट लिमिटेड की पब्लिक लिमिटेड? सेक्शन 8 कंपनी क्या सफिक्स लगाती है? सर इसको सफिक्स कहते हैं, आपको बताना, प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले आता है, सफिक्स मतलब नाम के बाद आता है। तो सेक्शन 8 कंपनी क्या सफिक्स लगाती है? सेक्शन 8 कंपनी के केस में देयर विल बी नो सफिक्स टू द नेम। उनके नाम में कोई सफिक्स नहीं आएगा, कोई सफिक्स नहीं आएगा, उनका नाम ऐसा रूखा सूखा बस रहेगा सेक्शन 8 कंपनीज का। ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, आपने सेक्शन 8 कंपनी को क्या कर दिया? लाइसेंस दे दिया कि भैया तू एक सेक्शन 8 कंपनी है। तो सर मैं एक सेक्शन 8 कंपनी क्यों बनना चाहूंगा? मेरी बात समझो भाई, अगर मैं प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं रखता, अगर मैं डिविडेंड लेने का इंटेंशन नहीं रखता और मेरा काम अच्छा है, मैं एजुकेशन प्रमोट कर रहा हूं, मैं लोगों को फ्री में सीए इंटर का एजुकेशन दे रहा हूं, अगर इस तरह का मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे को सेक्शन 8 कंपनी होने का फायदा क्या होगा पता है? मेरे को बहुत सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से माफी मिल जाएगी। माफी मतलब क्या? मेरे पे थोड़े ढीले हो जाएंगे वो लोग। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनीज एक्ट कहता है कि एक कंपनी में ना मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा कंपनीज एक्ट कहता है। पर अगर तुम एक सेक्शन 8 कंपनी बन जाओगे ना, तो आपको ना फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हम तुमको बोलेंगे भाई तेरे को एक डायरेक्टर रखना है, एक डायरेक्टर रख, 100 डायरेक्टर रखना है, 100 डायरेक्टर रख, तेरे को उतना डायरेक्टर रख जितने से तेरा काम होगा। हम तेरे को परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई तेरा ना प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन है और ना ही डिविडेंड लेने का इंटेंशन है। ठीक है, तो आप पे रहम कर देगा थोड़ा सा एक्ट कि भैया चल निकल, तेरे को कोई परेशान नहीं करेंगे। बहुत परेशान करेंगे सर ये लोग ना, इनकी साजिश है। एक्ट सेक्शन 8 कंपनी को परेशान नहीं करता, लेकिन हमारा आईसीआई हमको जरूर परेशान करता है। ऐसा प्रोविजन डाल देगा, बोलेगा बताओ ये सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल है क्या? अरे मेरे को दुकान खोलनी है सेक्शन 8 कंपनी की, देख लेंगे बुक खोल करके, एग्जाम में पूछने वाली क्या बात है? पर फिर भी पूछता है, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी पॉइंट क्या है सर? अभी पॉइंट फिलहाल इतना सा बात है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव ABCDEFG है और अगर आप प्रॉफिट अपने ही इसके लिए अप्लाई करने का मन बना रखे हो, अपने ही ऑब्जेक्ट्स के लिए, और आप डिविडेंड नहीं लेने वाले हो, तो क्या होगा? आपको हम चैरिटेबल कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं। सर 3 कंडीशन है, देख लो। OPD, पहला O आपका ऑब्जेक्ट्स ये सारे हैं, P आपका प्रॉफिट आप अप्लाई करने वाले हो, D आप डिविडेंड नहीं लेने वाले हो। ठीक है। अब सर मेरे को मुक्ता पूछ रही है व्हाट इज द मुक्ता तुम्हारा ना अच्छे लिमिट है। मुक्ता को एक बैच में सिर्फ एक क्लास में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछ पाएगी मुक्ता, उसके अलावा उसको ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक क्वेश्चन के 5000 रुपए आपके दिन के। ठीक है, तो मुक्ता आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन का लिमिट है दिन का। मैं देखता हूं मेरे 2 लाइन के पीछे आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पर मैं फिर रिटर्न में क्वेश्चन पूछने लग जाऊंगा तो मुंह छुपा लोगे। हाँ, आईसीआई रहम नहीं करता, निचोड़ देता है। अब मेरी बात सुनो, सब लोग, बाकी लोग ध्यान रखना, मुक्ता के मैक्सिमम 3 क्वेश्चन दिन के। जो क्वेश्चन मैंने ले लिया गिनती मेरे को बता देना, 3 क्वेश्चन के बाद मुक्ता का क्वेश्चन का लिमिट खत्म। अब आ जाओ दोस्तों, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट्स हो गया आपका, उसके अलावा प्रॉफिट हो गया, और उसके अलावा आपका डिविडेंड की भी बात हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सेक्शन 8 कंपनी बन गए, उससे होता क्या है? सर सेक्शन 8 कंपनीज को ना वैसे हम प्राइवेट या पब्लिक नाम लगाने नहीं देते, लेकिन उनका सारा प्रिविलेज, जितना भी उनको प्रिविलेज है और जितना भी उनका ऑब्लिगेशन है ना, वो पूरा एक प्राइवेट कंपनी के जैसा, एक लिमिटेड कंपनी के जैसा रहता है। लिमिटेड कंपनी मतलब सर सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अनलिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती। सेक्शन 8 कंपनी हमेशा लिमिटेड ही हो सकती है, कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने? सेक्शन 8 कंपनी हमेशा लिमिटेड कंपनी होती है। सर लिमिटेड मतलब क्या? लिमिटेड ईदर बाय गारंटी, लिमिटेड ईदर बाय शेयर्स। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि सेक्शन 8 कंपनी क्या प्रेफर करेगी, लिमिटेड बाय शेयर्स कि लिमिटेड बाय गारंटी?
व्हाट डू यू थिंक विल अ सेक्शन 8 कंपनी प्रेफर, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी? तुमको क्या लगता है क्या प्रेफर करेगी? सर मैंने आपको बताया था लिमिटेड बाय गारंटी का कॉन्सेप्ट यूजुअली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सेक्शन 8 कंपनीज जैसे कंपनीज यूज करते हैं, क्योंकि उसमें शेयर्स नहीं लाना चाहते ना वो, उनको अपना अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक का कोई लायबिलिटी नहीं लेना है, तो वो यूजुअली लिमिटेड बाय गारंटी प्रेफर करते हैं। जब मैंने तुमको लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी का एग्जाम का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो तुमको मैंने बोला था लिमिटेड बाय गारंटी यूजुअली सेक्शन 8 कंपनीज लेते हैं। अब सर मेरा अगला सवाल आपसे, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे को एक बात बताओ, एक फर्म है, फर्म मतलब क्या सर? पार्टनरशिप फर्म। क्या एक पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में मेंबर बन सकता है, मतलब शेयर होल्डर बन सकता है? कैन अ पार्टनरशिप फर्म बिकम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी? कैन अ पार्टनरशिप फर्म बिकम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी? कैन अ पार्टनरशिप फर्म बिकम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी? सोच समझ के बोलना। आदर्श, स्वाति, प्रशांत, सोच समझ के बोलना। क्या एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में मेंबर बन सकती है? द आंसर इज नो बेटा। सर फर्म अपने पार्टनर्स से अलग एंटिटी थोड़ी है, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ी है, ये तो यही है ना, एक ही तो एंटिटी है ना, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ी है। और अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो आप कैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? हाउ विल यू इन्वेस्ट? सो इट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर ये फर्म चाहे ना, तो ये सेक्शन 8 कंपनी में अगर मेंबर बनना चाहे ना, तो मेंबर बन सकते हैं। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बनना चाहो फर्म, तो आप बन सकते हो। सर ऐसा क्यों? कौन बता सकता है ऐसा क्यों? क्यों सेक्शन 8 कंपनी में हम आपको मेंबर बनने देंगे लेकिन हम आपको नॉर्मल कंपनी में मेंबर बनने नहीं देंगे? वाई सो? बोलो। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हां पर क्यों? दिस इज अ गुड आंसर। प्रक्षाली ने अच्छा आंसर दिया। बोले मेरे को पता ही नहीं है सर, मैंने कोशिश ही नहीं करनी है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट वाला हाल हो गया। सर देखो, हम ना सेक्शन 8 कंपनी में ना ज्यादा किचकिच करना ही नहीं चाहते। सेक्शन 8 कंपनी में हम ज्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं चाहते। तुम बताओ कौन आकर के मेंबर बनना चाहता है, फर्म बनना चाहता है? हाँ भाई बन जा। ना तो हमको प्रॉफिट्स किसी को बांटने हैं, ना ही हमको डिविडेंड देना है। ना डिविडेंड देना है तो ना टैक्सेशन की बात आनी है, ना फर्म का टैक्स आना है, ना पार्टनर का टैक्स आना है। तुम सिर्फ क्या कर रहे हो? आके काम कर रहे हो। तो तुम अपने नाम से आके करो, फर्म के नाम से आके करो, हमको फर्क नहीं पड़ता। पर कंपनीज एक्ट, बाकी कंपनीज में क्या हो जाता है जब डिविडेंड आता है, तो अभी फर्म टैक्स लेगा, पार्टनर टैक्स भरेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमने बोला फर्म पीछे हट जा। लेकिन यहां पर हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो बेसिकली सर फर्क नहीं पड़ता तो हमने क्या बोला, चल बेटा तू भी हमारे क्या बन जा, मेंबर बन जा, फर्म तू हमारा मेंबर बन जा। अब सर उसके अलावा, अब अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो गए ना, तो दो चीज हमेशा ध्यान रखना। सर ये सारे पॉइंट्स मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे साथ याद कर लो, एक एक पॉइंट मेरे साथ याद कर लो। सेक्शन 8 कंपनीज में मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 15% ऑफ योर क्वेश्चन बैंक इज फिल्ड विद सेक्शन 8 का क्वेश्चंस। तो प्लीज मेरी बात सुन लो। और भी अगर किसी को अभी नींद आ रही है, मन नहीं लग रहा है ना, तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जो आपका चैप्टर 2 है ना, ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स से लेकर के 12 मार्क्स के बीच में कुछ भी आता है, बिटवीन 6 to 12 मार्क्स, और इतना सॉलिड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है सर, मतलब ऐसा स्कोरिंग है। तो सर अगर ये 6 नंबर और 12 नंबर में से मान लो 12 नंबर का आ गया आपके अटेम्प्ट में, और उसमें से आप 10 नहीं ला पाए ना, तो सर धिक्कार होता है। क्या होता है? धिक्कार होता है। क्यों धिक्कार होता है सर? बोले एक तो इतना अच्छा चैप्टर, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर, ऊपर से आप उसमें भी नहीं स्कोर कर पा रहे हो, तो क्या मतलब हुआ, क्या तैयारी हुई फिर? तो मेरी बात सुन लो सर, मैं कह रहा हूं कि सारे पॉइंट्स मेरे साथ याद कर लो। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सुनो। अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है, तो सेक्शन 8 कंपनी का क्या मुआ हुआ होगा? क्या सेक्शन 8 कंपनी का मुआ हुआ होगा? हां सर सेक्शन 8 कंपनी का मुआ हुआ होगा। क्यों नहीं होगा? अब सर अगर आप ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स को अगर ऑल्टर करना चाहते हो, अगर आप ऑल्टर करना चाहते हो, तो एक चीज ध्यान रखना भाई, तुमको ना सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा। तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा। तुमको सर अभी तक हमने मोआ का ऑल्टरेशन का प्रोविजन नहीं पढ़ा है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑल्टर होते हैं ना, तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है। पर यहां पे हम बोल रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी में तुमको गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि तुम अगर अपने ऑब्जेक्ट्स में से एजुकेशन हटा करके तुम बोलोगे हमारा ऑब्जेक्ट है बिजनेस करना,
बिजनेस करना। तो तुमको रजिस्ट्रेशन किसने दिया था सेक्शन 8 वाला? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बताओ तो सही कि भाई तूने रजिस्ट्रेशन दिया था, देख मैं कैसे ऑब्जेक्ट का ऐसी तैसी कर रहा हूं। तुमको उसको बताना तो पड़ेगा ना। इसलिए अगर आप अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल में कोई भी चेंजेस कर रहे हो ना, तो आपको एक बार जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का, सर एक बार यहां एक शब्द देखो ना, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या अप्रूवल? प्रायर अप्रूवल। मतलब पहले अप्रूवल लाओ फिर चेंज करो। ऐसा नहीं कि चेंज कर लिया और बाद में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया कि देख मैं चेंज कर दिया। नहीं भाई, पहले अप्रूवल लो बाद में जाके चेंज करना। तो सर मेरी बात सुनो, एक तो प्रायर अप्रूवल लगेगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। अब से मेरे को बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? पीएम ऑफिस में भेजोगे क्या सीधा नरेंद्र मोदी जी को कि भाई अब मैं सेक्शन 8 कंपनी नहीं मेरा ऑल्टर कर रहा हूं मैं मेमोरेंडम, जरा अप्रूवल तो दे दो मित्रों। नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में नहीं भेजोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये काम है ना, इसको डेलीगेट कर दिया है। किसको डेलीगेट कर दिया है? अपने ही चहीते रजिस्टर ऑफ कंपनीज। आपको तो पता ही है ना सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, उसके नीचे रीजनल डायरेक्टर होता है, उसके नीचे आरओसी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे दिया आरओसी को कि आरओसी चल तू कर लेना, सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी तू कर लेना और उसका अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम हो रहा है चेंज, तो अप्रूव भी तू कर देना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर डेलीगेट कर दिया। किसको सर? बोलो किसको? उन्होंने पावर डेलीगेट कर दिया आरओसी को। अब सर नेक्स्ट पॉइंट, एक तो मैंने बताया अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। दूसरा सर, अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है, अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है, क्या वो अपने आप को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है? इफ देयर इज अ सेक्शन 8 कंपनी, कैन इट कन्वर्ट इटसेल्फ टू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? सर लॉजिकली सोचो तो हाँ, मतलब अभी चैरिटेबल काम हो गया, बस बंद करते हैं, अभी कुछ और करते हैं। क्या आप कर सकते हो सर? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको अपने शेयर होल्डर्स का ना मीटिंग बुलाना पड़ेगा और उस मीटिंग में ना आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? सुनो, आपके ना रेजोल्यूशंस होते हैं। रेजोल्यूशंस दो तरह के होते हैं, एक एक्चुअली तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन और एक होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। सर ये क्या होता है? ये बेसिकली रेजोल्यूशन मतलब होता है अप्रूवल। किसका अप्रूवल सर? ये होता है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल। अगर आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैंने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिया है, इसका मतलब यह होता है कि आपने 50% से ज्यादा शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया है। अगर आप कह रहे हो मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन लिया है, तो आप कह रहे हो मैं 75% से ज्यादा शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया है। और अगर आप कह रहे हो यूनानिमस रेजोल्यूशन लिया है ना, तो आप कह रहे हो 100% शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया है। अब सर सुनो, लॉ क्या कहता है भाई, देख जब छोटी मोटी चीजें हो ना तो लॉ कहता है भाई तू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ले ले। मतलब क्या आधे से ज्यादा शेयर होल्डर मान गए ना तो तू ये काम कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा बड़ा काम होता है ना तो वो कहता है भाई स्पेशल रेजोल्यूशन लेना, मतलब कम से कम 3/4 मतलब 75% मेजॉरिटी कम से कम मान रही है। और अगर एकदम हद पार हो जाती है ना सर, तो ये लोग कहते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। यूनानिमस रेजोल्यूशन मतलब क्या सर? जितने लोग हैं ना शेयर होल्डर की मीटिंग में, सारे लोग हाँ बोल रहे हैं तब जाके मानेंगे। अगर मान लो एक बंदा पी पा के आ गए, मस्त वो बोले अरे मीटिंग में जाएंगे मस्त इसे समोसा खा करके आ जाएंगे, वैसे भी 2 शेयर होल्ड करता हूं मैं, उसने भी अगर बोल दिया ना नहीं नहीं ये रेजोल्यूशन मेरे को नहीं चलेगा, तो रेजोल्यूशन फेल। तो सर उसको कहते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है सर कहीं और कंपनीज एक्ट में होता है, यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो सर, आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और यूआर हो गया। ओआर, एसआर और यूआर, इसके बारे में हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सर, मीटिंग कैसे आती है, ओआर कहां लगता है, एसआर कहां लगता है। पर अभी के लिए ये समझो। और लास्ट में मेरे समरी नोट्स के पीछे ना आपको एक शीट भी मिल जाएगी जहां पे आपको सारे, अभी नहीं बनेगा दोस्त, जब आपका कंपनीज एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा एक दिन में मैं बना के दे दूंगा, सारी जगह जहां ओआर लगता है, सारी जगह जहां एसआर लगता है। ठीक है समझ आ रही है सर बात? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक सेक्शन 8 कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहती है ना, तो वो कन्वर्ट बिल्कुल करा सकती है, लेकिन उसको अपने शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या रेजोल्यूशन सर? स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब क्या? 75% ऑफ द शेयर होल्डर आर अग्रीइंग टू इट। सर आप एग्जाम में 75 नहीं लिखोगे, आप सीधा लिखोगे स्पेशल रेजोल्यूशन। क्यों सर? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी बात है तो आपको करने के लिए, बड़ी बात है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। सर यूआर जो होता है ना, यूनानिमस रेजोल्यूशन, वो इतनी आसानी से ये लोग बोलते नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है प्रैक्टिकली यूआर इंपॉसिबल होता है। तुमको अगर कोई चीज के लिए यूआर लेने बोलना है ना, तो तुम सीधा सीधा मना ही कर दो, तुम यूआर का ऑप्शन ही मत दो, क्योंकि नहीं हो सकता यूनानिमस रेजोल्यूशन। ठीक है, सर ओआर और एसआर कहां पे लगना है, ये कौन से बेसिस पे डिसाइड होता है? ये एक ही बेसिस पे डिसाइड होता है, लॉ।
और लॉ दो तरह का होता है, एक तो वो लॉ जो लॉजिकल होता है, एक वो लॉ जो आईसीआई के लिए बनता है, जिससे हमारा एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। तो लॉ दोनों तरह के होते हैं, दोनों तरह के लॉ हम पढ़ेंगे, पर ये लॉ ही होता है जो डिसाइड करता है ओआर कहां लगेगा और एसआर कहां लगेगा बेटा। हाँ, आप अगर जब नोटिस करोगे ना तो आप देखोगे ओआर ऐसे की फॉर्मेलिटी की तरह हो जाता है, एसआर में ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो सर, कभी कभी क्या होता है ना, एक कंपनी है वो ना ऑब्जेक्ट जो है ना उसमें चैरिटेबल काम कर रही है और साथ में प्रॉफिट जो है ना वो भी इस ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर दे रही है और साथ में डिविडेंड भी नहीं लेते हैं ये लोग। और ऐसी कंपनी का ना सेंट्रल गवर्नमेंट से पाला पड़ा एक बार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा यार ये तो सेक्शन 8 कंपनी है, ये तो अपने आप को बता नहीं रही है लेकिन ये सेक्शन 8 कंपनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सुओ मोटू, भाई मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने सुओ मोटू बोला, मैंने किसी को मोटा मोटू नहीं बोला, मैंने बोला सुओ मोटू। सुओ मोटू मतलब क्या सर? सुओ मोटू मतलब खुद से, सुओ मोटू मतलब खुद से। आप क्या करोगे, मान लो अगर मैंने कल शाम को, परसों शाम को संडे, अगर मैंने बोला संडे शाम को 5:30 बजे क्लास, अगर मान लो मैंने कहा संडे शाम को 5:30 बजे एक्स्ट्रा क्लास, तो उसको कहते हैं सर मैंने खुद से सुओ मोटू मैंने क्लास रख दी। अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट करोगे सर प्लीज हमको कोर्स खत्म करना है, संडे क्लास रखो, ठीक है रख लेंगे, टेंशन मत लो तुम, कोई बात नहीं रख लेंगे, लेकिन सर वो हो जाएगा आपके रिक्वेस्ट पे, मेरे सुओ मोटू नहीं होगा। तो सर सुओ मोटू क्या होता है सर? सुओ मोटू होता है खुद से, बाय इट्स ओन मोशन। वो क्या करेगा, आपको सेक्शन 8 का लाइसेंस ग्रांट कर देगा, और लाइसेंस ग्रांट करेगा तो क्या होगा, तुम लिमिटेड कंपनी हो जाओगे, तुम्हारे सारे प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस लिमिटेड कंपनी वाले हो जाएंगे, तुम्हारे नाम के पीछे तुमको पब्लिक या प्राइवेट नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हारे मेंबर्स फर्म भी हो सकते हैं, तुम अपना मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं कर सकते स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के बगैर, और उसके अलावा तुम अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब सर सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, आप जब एक सेक्शन 8 कंपनी बनते हो ना तो आपको एक लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मतलब क्या, आप एक समझ लो, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ, आपको एक लाइसेंस मिलता है। इसमें लाइसेंस में बहुत सारी चीजें लिखी होती है कि भैया तुम एक सेक्शन 8 कंपनी हो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, तुम एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, तुम्हारे और बहुत सारी चीजें, और नीचे ना यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखे रहते हैं कि तुम डिविडेंड नहीं बांट सकते, तुम प्रॉफिट नहीं अप्लाई कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ऐसे 50-60 कंडीशन लिखे होते हैं। अब सर मेरी एक बात सुनो, ये जो सेक्शन 8 कंपनी है, अगर इसने सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया, या अगर इसने लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस का कॉन्ट्रावेंशन किया, या सर इसने अपना अफेयर फ्रॉडलेंटली चलाया, मतलब क्या सर, ये लोग दिखा रहे हैं कि ये लोग चैरिटेबल काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे ही ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो सर इस तरीके का अगर कोई भी काम अगर हो रहा है ना, तो क्या होगा सर? तो होगा ये कि आपका लाइसेंस जो है ना वो रिवोक हो जाएगा। आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक हो जाएगा। रिवोक मतलब क्या सर? कैंसिल। कौन रिवोक करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करेगा। सर आपका लाइसेंस क्या होगा? रद्द कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। और जैसे ही लाइसेंस रिवोक होगा क्या होगा सर? लाइसेंस रिवोक होते ही अब आप सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं बचे, तो या तो आप पब्लिक कंपनी बनोगे या प्राइवेट कंपनी बनोगे। तो वो आपको ऑर्डर में लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कि तुम पब्लिक कंपनी बने कि तुम प्राइवेट कंपनी बने। अगर तुम पब्लिक कंपनी बने तो अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाओ, और अगर प्राइवेट कंपनी बने तो प्राइवेट लिमिटेड लगाओ। इस तरह का ऑर्डर आएगा जैसे ही आपका लाइसेंस हो जाएगा रिवोक। और सर सुनो, सर ये किसने ऑर्डर पास किया? ये ऑर्डर पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिवोक करके आपका स्टेटस चेंज करेगा, आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार को कहना पड़ेगा रजिस्ट्रार मेरा ना लाइसेंस छिन गया है, प्लीज मेरे को पब्लिक कंपनी की तरह या प्राइवेट कंपनी की तरह रजिस्टर कर लो, और आरओसी आपको रजिस्टर करेगा। सर क्या हुआ? नहीं समझे क्या हुआ? सर 3 केस है सर, मेरे साथ ना हाथ जोड़ के विनती है, याद कर लो, 3 क्वेश्चन दिखेंगे आपको इस पे, और 3 क्वेश्चन ऐसे धड़ सॉल्व हो जाएंगे अगर अभी वाले पॉइंट्स याद कर लोगे। सर मैं आपको ना रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में बता रहा हूं। सेक्शन 8 कंपनी का आपको लाइसेंस मिलता है, वो रिवोक कैसे होगा? 3 केस में, अगर आपने सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया, कौन से सेक्शन का? ये वाले सेक्शन का। या फिर अगर सर आप समझ गए, मेरे को पता है, लेकिन याद तो करो मेरे साथ। दूसरा, अगर आपको जो टर्म्स पे लाइसेंस इशू हुए थे उसका कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब आपने 2 कॉन्ट्रावेंशन किया। या तीसरा, आपने कंपनी के अफेयर्स को इस तरीके से चलाया कि वो फ्रॉडलेंट है, या आपके ऑब्जेक्टिव का वायलेटिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपके एजुकेशन का या आपने जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव था उसको वायलेट कर रहे हो, तो आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, आपको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने का आदेश दिया जाएगा, आपके नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाया जाएगा, और फिर आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर के अपने आप को उस तरीके से रजिस्टर करवाना पड़ेगा।
समझे सर? आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर के उस तरीके से रजिस्टर करवाना पड़ेगा सर। ये तो हो गया कॉन्सिक्वेंस 1। अब सर और 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब आपका लाइसेंस रिवोक हुआ है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट में, सर पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट होता है जनहित में जारी। पब्लिक इंटरेस्ट होता है जनहित में जारी। क्या होता है सर पब्लिक इंटरेस्ट? पब्लिक इंटरेस्ट होता है जनहित में जारी। रुक जाओ, हाँ सर सुनो, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है सर? पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित में, लोगों के भले के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 2 चीजें और कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ना ऑर्डर दे सकती है कि आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाए। वाइंडिंग अप मतलब बहुत हो गया भाई, चल बस्ता बोरी बस्ता उठाओ और निकलते बनो। मतलब क्या? तुम्हारे सारे एसेट सेल, सारे लाइबिलिटीज पे ऑफ और कंपनी को बंद। तो वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकता है, और अगर चाहे तो आपको अमेलगमेट भी कर सकता है। अमेलगमेट मतलब क्या सर? सुनो, अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो ए और दूसरी तरफ एक सेक्शन 8 कंपनी है बी। सेक्शन 8 कंपनी क्या करती है? एजुकेशन देती है। और ये बी कंपनी क्या करती है? ये भी एजुकेशन देती है। अब ये ए कंपनी ने क्या किया? या तो कॉन्ट्रावेंशन किया सेक्शन का या टर्म्स का, या इसने अफेयर्स किया, इसने अफेयर किया सर, इसका अफेयर चल रहा है जो फ्रॉड है। तो उस केस में क्या होगा? इस कंपनी को या तो वाइंड अप कर देंगे, पर अगर बंद नहीं करना है कि भाई बहुत अच्छा सेट कर रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा एजुकेशन है, बहुत सारे लोग हैं, बंद नहीं करना है, तो ऑर्डर ये भी दे सकते हैं कि इसको बी के साथ अमेलगमेट कर दो। सर अमेलगमेट मतलब क्या? शादी नहीं, मर्ज। मतलब क्या? ए के जितने भी असेट्स हैं और ए के जितने भी लाइबिलिटीज हैं वो सारे बी को ट्रांसफर हो जाएंगे और बी को बोलेंगे बी तू अब चला ले। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर ए एजुकेशन में है और बी जो है वो स्पोर्ट्स में है, तो क्या दोनों को मर्ज कर सकते हैं? नहीं ना यार, सेंस नहीं बनता ना। तो आप एक ऐसे कंपनी के साथ मर्ज करोगे जो सेक्शन 8 कंपनी तो है, लेकिन साथ में जिनका सिमिलर ऑब्जेक्ट्स भी है, जिनका सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, कि दोनों सिमिलर है तो मर्ज करने का कोई फायदा भी होगा। उस तरह का आप एमालगमेशन भी कर सकते हो। तो सर 2 ऑर्डर आ सकता है, या तो वाइंड अप या एमालगमेट। अगर एमालगमेट कर रहे हो तो आप ध्यान रखना कि आपका सिमिलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें मैच होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें मैच होनी चाहिए। समझे क्या सर? समझे? सर अब मेरी बात सुनो। अब ये वाइंडिंग अप की ही थोड़ी सी बात करते हैं। वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है सर? आप सारे असेट सेल करो और जो भी पैसे आएंगे उससे लाइबिलिटी पे कर दो। अब असेट्स मान लो आपने सेल किया 100 करोड़ का, और उससे लाइबिलिटीज पे की 80 करोड़ के, और कोई लाइबिलिटी बचे ही नहीं है। आपके पास नेट 20 करोड़ रुपए बच गया, आपके पास थोड़ा सा सरप्लस असेट बच गया। ये 20 करोड़ का क्या करोगे सर? शेयर होल्डर को वापस कर दे? ये जो 20 करोड़ बच गया, कंपनी तो बंद हो रही है ना, तो शेयर होल्डर को वापस कर दे। Can we return this money to the shareholders? Can we return this money to the shareholders? The answer is obviously no ना बेटा। कैसे रिफंड करेंगे? ये तो सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी में तो शेयर होल्डर के पास जाता ही नहीं है। तो ये जो सरप्लस पैसा है इसका क्या करेंगे सर? इसका 2 ऑप्शन है। ये जो सरप्लस पैसा बचता है ना बेटा, इसका 2 ऑप्शन है। या तो तुम ट्रांसफर कर दो, किसको? वैसे ही किसी सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स वाले को। आप जिनका और कोई एजुकेशन दे रहा है तो उनको ट्रांसफर कर दो। और अगर नहीं तो आप क्या करोगे? आप एक और काम कर सकते हो कि एक फंड होता है सर। क्या फंड? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड। एक फंड होता है सर। ये फंड कौन से एक्ट में बनता है सर? एक आईबीसी 2016 करके कोड है जो सीए फाइनल सिलेबस में है। उस कोड के एक सेक्शन में ये फंड बनता है। आप ये फंड में जाकर के पैसा जमा कर सकते हो। ये पैसा जो है ना, इसको इस फंड में जाकर के जमा कर दोगे। सर देखो, अगर आपके पास कैश बचा है तो कैश जमा कर दो। अगर कोई असेट बचा है तो असेट को सेल कर दो और उससे जो पैसे आएंगे ना, प्रोसीड्स आएंगे, उसको यहां पे जमा कर दो। लेकिन आप इस पैसे में जमा कर सकते हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। सर एक बार चैट बॉक्स में सब, और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं अपने नोट्स में, एक बार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी पूरा वर्ड लिखो फटाफट। एक बार पूरा का पूरा वर्ड लिखो, बिना देखे, बिना स्पेलिंग देखे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वर्ड लिखो।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड बेटा, फंड, ठीक है। तो या तो आप ट्रांसफर कर सकते हो या फिर आप ये कर सकते हो, क्या आप उसको सेल करके प्रोसीड्स को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में दे सकते हो। ओके सर एक बार ना लाइसेंस रिवोक करने का सारा पॉइंट याद कर लो हिंदी में, आज हिंदी में कल इंग्लिश में। सर लाइसेंस रिवोक करने का सारा पॉइंट याद कर लो। सबसे पहले 3 ग्राउंड्स बताओ जिसपे लाइसेंस रिवोक होता है, आराम से 3 ग्राउंड्स बताओ, जो नहीं याद आ रहा है मेरे साथ याद करो। 3 ग्राउंड्स, पहला आपने सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया या आपने टर्म्स का कॉन्ट्रावेंशन किया जिसपे आपको लाइसेंस मिला था, और तीसरा जो अफेयर्स है वो फ्रॉडलेंटली कंडक्ट हो रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से अफेयर कंडक्ट नहीं हो रहे, तो आपके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाएगा। लाइसेंस रिवोक होगा तो क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि आप अपने आप को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लो, और जो भी जिस पे भी कन्वर्ट करोगे उसके हिसाब से सफिक्स लगा लो, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, और जाकर के रजिस्ट्रार को बता दो कि रजिस्ट्रार में कन्वर्ट हो गया हूं, मेरे को रजिस्टर कर ले। उसके अलावा क्या होगा सर, जब आपका लाइसेंस रिवोक होता है ना, 2 और चीजों का ऑर्डर दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में तो वो आपको वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकता है और एमालगमेशन का भी ऑर्डर दे सकता है। अगर एमालगमेशन का ऑर्डर दिया ना तो ध्यान रखना वो आपको बताएगा किसके साथ एमालगमेट होना है, और वो बताएंगे कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स वाले कौन से कंपनी है। उसके अलावा अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे रहा है तो एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ सरप्लस असेट्स बच गए, मतलब सारा लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद भी कुछ असेट बच गया, तो उस असेट को आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के पास, या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड्स के पास भेज सकते हो। इस फंड का पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होता है बेटा, वो अपन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में भेजेंगे। बेसिकली ये फंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। आपको ना पता है इंसॉल्वेंसी क्या होता है, ना पता है बैंक्रप्सी क्या होता है, ना आपको कोड के बारे में पता है, तो अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। सीए फाइनल का ये 10 मार्क का कंटेंट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। अब सर ये हो गया आपका रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में। अब सर मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो सर, लास्ट हो गया आपका पेनल्टी। कभी भी एक पेनल्टी के कभी भी एक सेक्शन खत्म हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा सर, ये तभी पता चलेगा जब आपका पेनल्टी से सामना होगा। और मेरे हिसाब से आज आप पेनल्टी पहली बार पढ़ने वाले हो, तो मैं आपको एक बार ना लॉ के बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी पढ़ाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा पर पेनल्टी क्या है सर, पेनल्टी क्या है सर, पेनल्टी क्या है, मेरी बात सुनो। पेनल्टी क्यों है सर, सबसे पहले अगर आपने सेक्शन 8 का कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब क्या, आपने कोई चीज गलत कर दी सेक्शन 8 कंपनी की, तो पेनल्टी ना दोस्त यूजुअली 2 लोग को लगता है। किसी ने कहा सर, स्नेहा ने कहा 447 की पेनल्टी, बेटा 447 की पेनल्टी नहीं लगेगी, 447 फ्रॉड है। देखो जब भी कोई गलती होती है ना, जब भी कोई चीज गलत होती है ना, जब भी कोई मिस्टेक होता है ना, तो उसमें 2 चीजें हो सकती है, एक तो तुमने एरर किया, एक तो तुमसे फ्रॉड हुआ। फ्रॉड मतलब क्या, सब पता था किसी का नुकसान होगा, पता था हमारा फायदा होगा, फिर भी हमने किया, तो उसको कहते हैं फ्रॉड। तो इसमें सर आप 447 में जाते हो। पर एरर क्या हो गया, थोड़ी सी मैंने लापरवाही कर दी, थोड़ा सा मैंने प्रोविजन ढंग से नहीं पढ़ा, मेरा जो सीएस था वो अच्छा नहीं था, तो वो एरर होता है। तो एरर में रिलेटिवली कम पेनल्टी लगती है, और जो हम कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ेंगे ना, वो एरर की ही पेनल्टी होती है। फ्रॉड तो कई कम जगह पे आती है, और जहां फ्रॉड आता है वहां पे अलग से लिखते हैं कि अगर इनका इंटेंशन फ्रॉड करने का था तो 447 में पेनल्टी लगेगी। अब सर किसको पेनल्टी लगेगी, कंपनी को तो लगेगी ही, और साथ में उसके डायरेक्टर्स या ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा। सर ये डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट क्या होता है सर, डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट क्या होता है सर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब क्या, वो काम करने की जिम्मेदारी किसकी थी, वो काम जो तुमने नहीं किया कंपनी, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, जिस डायरेक्टर की जिम्मेदारी थी उसको ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहते हैं, वो उसको कहते हैं सर ओआईडी। तो सर इनको लगेगी पेनल्टी। अब सर देखो यहां पे जेल की तो कोई बात नहीं है, जेल कोई नहीं जाएगा, इन्होंने पेनल्टी बोली है फाइन की। फाइन मतलब क्या, रोकड़ा। कितना सर, कंपनी को इन्होंने बोला है कि बेटा देख मिनिमम 10 लाख रुपए का फाइन देगा और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का फाइन देगा। मिनिमम कितना, 10 लाख तो कम से कम लगेगा, और मैक्सिमम 1 करोड़, उससे ज्यादा देखो फाइन नहीं लगेगा। लेकिन डायरेक्टर को इन्होंने बोला 25,000 से लेकर के 25 लाख के बीच में कुछ भी फाइन लग सकता है। 25,000 से लेकर के 25 लाख तक के बीच में। क्या कहा सर मैंने कहा कंपनी के लिए मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए मैक्सिमम मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 25 लाख। अब सर अगर ये जो बंदे हैं, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट या डायरेक्टर हैं, अगर इन्होंने इनका फ्रॉड का भी इंटेंशन था ना, तो फ्रॉड में फिर आप 447 में लायबल हो जाते हो। 447 की लायबिलिटी अपन पढ़ेंगे। पॉइंट क्या है सर, एक बार ना मेरे साथ ना लॉ के बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ो, ये मैंने आपके लिए यहां पे डाल रखे हैं। एक बार ये मेरे साथ लैंग्वेज पढ़ो सर, क्योंकि एक बार ये पेनल्टी समझ जाओगे ना, हाँ पर पर्सन है बेटा, पर पर्सन है, एक बार ये पेनल्टी समझ जाओगे ना तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। एक बार पढ़ो,
इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अगर रिक्वायरमेंट्स में कुछ डिफॉल्ट किया, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 10 lakh rupees but which may extend to 1 crore. मिनिमम 10 लाख मैक्सिमम 1 करोड़. क्या कहा मैंने? मिनिमम 10 लाख मैक्सिमम 1 करोड़. एंड the directors and every officer of the company who is in default shall be punishable with a fine which shall not be less than 25,000 रुपए but which may extend to 25 लाख रुपए. सर ये लोग मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिखते, ये लोग लिखते हैं not less than and can extend up to. क्या? नॉट लेस देन, कैन एक्सटेंड अप टू. तो सर ये तो आपका लॉ का लैंग्वेज हो गया. एक बार और रीड मारो और फिर नीचे का एक बार फाइन रीड मारो और फिर अपना ये सेक्शन हो जाएगा खत्म. एक बार बस रीड मारो सर, एक बार लैंग्वेज रीड करो बस. ओके सर, अब मेरे को एक बात बताओ, सेक्शन 8 कंपनी बनने का क्या फायदा होता है? सेक्शन 8 कंपनी बनने का क्या फायदा होता है? एक्चुअली मैं ये अभी नहीं बताता, आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा ये वैसे भी जनरल मीटिंग क्या होता है, कितने दिन का नोटिस जाता है, नोटिस क्या होता है, क्लियर नोटिस क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. अमीशा पूछ रही है फाइन एंड पेनल्टी में क्या डिफरेंस होता है. बेटा फाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस होता है ये समझने के लिए अभी आप बहुत छोटे हो. फाइन और पेनल्टी में डिफरेंस होता है वो समझने के लिए आपको प्रोसिक्यूशन समझना पड़ेगा. अभी के लिए आप ये समझ लो, अभी के लिए आप ये समझ लो, पेनल्टी जो है ना, अभी के लिए आप ये समझ लो, पेनल्टी जो है ना ये छोटी बात होती है और फाइन जो होता है ना ये बड़ी बात होती है. ये जो पेनल्टी है ना ये छोटे लोग लगाते हैं, फाइन जो होता है ना बड़े लोग लगाते हैं. अभी के लिए बस इतना समझ लो. आप जब प्रोसिक्यूशन समझोगे ना, प्रोसिक्यूशन वगैरह आपको अभी समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके बेसिकली सीए फाइनल का सब सिलेबस है. आपको कोई समझाए भी तो आप न, बहुत सिलेबस है हमारे पास, ठीक है, पर आपने पूछा तो मैंने बस बता दिया. अभी के लिए मेरी एक बात सुनो सर, एक बात सुनो. 3 सवाल पूछूंगा, 3 सवाल के जवाब दे दो, सेक्शन 8 खत्म. पहला सवाल, सर क्या एक सेक्शन 8 कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली बन सकती है? कहना सेक्शन 8 कंपनी भी रजिस्टर्ड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी. कहना सेक्शन 8 कंपनी भी रजिस्टर्ड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी. बोलो. कहना सेक्शन 8 कंपनी भी रजिस्टर्ड? नो सर, द आंसर इज नो. अ सेक्शन 8 कंपनी कैन ओनली बी रजिस्टर्ड विद लिमिटेड लाइबिलिटी. ठीक है सर, समझ गए, आप बोल रहे हो तो होगा. दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, सर कोई एग्जिस्टिंग पब्लिक कंपनी है या एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी है, वो जाकर के सब मोह माया छोड़ करके अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहती है, क्या वो कन्वर्ट करवा सकती है? एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो सारा मोह माया छोड़ करके अपने आप को जाकर के सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहती है, क्या वो करवा सकती है? सर द आंसर इज यस. व्हाई नॉट? क्यों नहीं? तकलीफ कहां है हमको? हम तुमको कन्वर्ट करने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर सर अगर एक 1 पर्सन कंपनी है और वो जाकर के अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में बनाना चाहती है तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी के प्रोविजन में सीधे सीधे लिखा था तुम सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकते. ठीक है. और सर लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता है, क्या एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकता है? क्या एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकता है? Can a partnership firm become a member in Section 8 company? The answer is yes, sir. A partnership firm can become a member in Section 8 company. क्या तुमको मेरी बात समझ आई? Did you understand? Guys, did you understand? Did you understand? Did you understand? Yes, sir. We did understand. चलो सर, आगे बढ़ते हैं. सर ये आपका पूरा सेक्शन 8 था और सेक्शन 8 के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज होमवर्क दूंगा मैं आपको. वो होमवर्क करके ना आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी होमवर्क दूंगा मैं. अब वापस आ जाओ सर. मेरे को कोई ये बता सकता है कि जब एक कंपनी होती है, इनकॉर्पोरेट करना होता है एक कंपनी, तो मतलब मान लो मेरे को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है और मैं चला गया आरओसी के पास सारे डॉक्यूमेंट लेकर के और मैंने बोला एक कंपनी बनाना है द रैंकर्स वे लिमिटेड. अब ये कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है. जैसे ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो इसका इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंपनी गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? सर व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंपनी गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? सर देयर आर 2 कॉन्सिक्वेंसेस.
फर्स्ट द कंपनी बिकम्स अ लीगल एंटिटी। मतलब क्या? अब आपका परपेचुअल सक्सेशन है, अब आप अपने नाम पे प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकते हो, आप किसी पे केस कर सकते हो या आप पे कोई केस कर सकता है, आप किसी पे सू कर सकते हो या किसी पे सू नहीं, आप किसी को सू कर सकते हो या कोई आपको सू कर सकता है। और उसके अलावा क्या हो जाता है सर? उसके अलावा सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। मतलब क्या? मेंबर और कंपनी दो अलग अलग लोग होते हैं। आपके फाउंडेशन वाले फैकल्टीज आपको बता के थक गए होंगे, ये अलग अलग लोग होते हैं, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज होती है। कंपनी के काम के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है और मेंबर की हरकतों के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। एक आपके बीच में एक व्हील आ जाता है, क्या कहते हैं सर उस व्हील को? कोई बता सकते हैं? व्हील नहीं, चक्का वाला व्हील नहीं भाई, व्हील, पर्दा, पर्दे में रहने दो। क्या होता है सर ये व्हील? ये व्हील होता है कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। हाँ, सौम्या कह रही है सैल्मन वर्सेस सैल्मन, ठीक है। तो सर ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, और ये जो इफेक्ट है ना, यही सेक्शन 9 में लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर? द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज दैट आप एक कंपनी बन जाते हो तो आपके वही परपेचुअल सक्सेशन वगैरह चीजें हो जाती है, और आप सेपरेट हो जाते हो अपने मेंबर्स से। उसका जो लीगल लैंग्वेज है वो अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सेक्शन 3 पढ़ा जो बेसिक बात करता है एकदम, फिर सेक्शन 7 पढ़ा जो फॉर्मेशन की बात करता है, सेक्शन 8 पढ़ा जो सेक्शन 8 कंपनीज की बात करता है, सेक्शन 9 पढ़ा जो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है। बस इतना ही, ठीक है, इतना ही पढ़ा है सर अभी तक। क्या बात कर रहे हो सर? बस इतना ही पढ़ा है। उसके बाद अभी हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन 4 जो बात करता है मेमोरेंडम के बारे में। सेक्शन 4 विच टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम। मेमोरेंडम कौन सा सर? ये मुआ नहीं, मुआ, ठीक है। क्या है सर? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फटाफट मेरे को फटाफट टाइप करके क्लॉजेस बताओ, जितने याद आ रहे सारे क्लॉजेस, लेकिन सीक्वेंस में बेटा, सीक्वेंस में। चलो क्लॉजेस बताओ। मैं एकदम धीरे धीरे लिखूंगा, तुमको मेरे पहले पहले लिख देना है। ठीक है सर, एक सेकेंड। रजिस्टर्ड ऑफिस का मैं क्या मेंशन करूं? सिटी मेंशन करूं, पूरा एड्रेस मेंशन करूं, स्टेट मेंशन करूं, क्या लिखूं मैं रजिस्टर्ड ऑफिस का? डोमिसाइल क्लॉज जो तुम कह रहे हो उसका क्या लिखूं मैं उसका सिटी लिखूं, एड्रेस लिखूं, स्टेट लिखूं, क्या लिखूं मैं? सर आप उसका स्टेट लिखोगे, स्टेट, ठीक है। हाँ सर, तो ये हो गया। तीसरा क्या है सर? बताओ। ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड इंसिडेंटल और एंसिलरी चीजें, ठीक है सर। लाइबिलिटी क्लॉज, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद सर ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? आपकी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? ऑथराइज शेयर कैपिटल कैसे लिखोगे सर आप ऑथराइज शेयर कैपिटल का पहले तो टोटल अमाउंट लिखोगे, मान लो 3000 करोड़। फिर आप ये भी बताओगे स्प्लिट क्या है? स्प्लिट क्या हो सकता है सर? स्प्लिट हो सकता है 300 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, ये अमाउंट पर शेयर हो गया, और ये टोटल आपका अमाउंट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया। और क्या बताओगे सर? और क्या बताओगे? और अगर आपका 1 पर्सन कंपनी है ना, तो आपको उस पर्सन का नाम बताना पड़ेगा जो मेंबर के डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाने पे मेंबर की जगह ले लेगा। मतलब आपको नॉमिनी का नाम बताना पड़ेगा सर। ये 6 क्लॉज होते हैं सर। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, अरे वो क्लॉज में नहीं आता बेटा, वो क्लॉज में नहीं आता। क्लॉज तो ये 6 ही होते हैं। पहला नेम हो गया, और सर रट्टा छोड़ दो, कहानी वो हम बचपन में हम शॉर्टकट्स बनाते थे सर, कितना आसान तो है। और हमने तो रिलायंस का वो भी देख लिया, मेरे को तो पेज भी याद है कि ऊपर नेम लिखा था, सेकेंड ही लाइन में रजिस्टर्ड लिखा था, फिर ऑब्जेक्ट तो शुरू हुआ था, खत्म ही नहीं हो रहा था। उसके बाद एक ही लाइन में लिख दिया इन्होंने लाइबिलिटीज लिमिटेड, फिर नीचे ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में लिख दिया जो अगले पेज तक लिखा हुआ था। पर सर रिलायंस में अपने को नॉमिनेशन क्लॉज नहीं मिला, रिलायंस में अपने को नॉमिनेशन क्लॉज नहीं मिला यार, ऐसा कैसे? सर रिलायंस में नॉमिनेशन क्लॉज क्यों नहीं था? क्योंकि सर ये 6th वाला सर 1 पर्सन कंपनी के केस में है। वैसे तो 5 क्लॉज होते हैं, लेकिन 1 पर्सन कंपनी के केस में नॉमिनेशन क्लॉज होता है। करेक्ट सर,
करेक्ट। अब जब एक बात बताता हूं आपको, जब आप लायबिलिटी क्लॉज बनाते हो ना, जब आप लायबिलिटी क्लॉज बनाते हो ना, तो आपको बताना पड़ता है कि कितनी लायबिलिटी है। भाई देखो, रिलायंस में तो लिखा था लिमिटेड लायबिलिटी है, पर शायद रिलायंस बहुत पहले बन गया था। ये जब लॉ अभी आया है ना, तो लॉ क्या कहता है कि भाई जब तुम लिख रहे हो कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो तुम बताओ कितनी लिमिटेड है। मतलब क्या, अगर तुम्हारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो तुम बताओ कि मेरी लायबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक की है। और अगर मैं लिमिटेड बाय गारंटी है अगर मेरी लायबिलिटी, तो तुम बताओ कितने अमाउंट की गारंटी दे रहे हो तुम, कि तुम कितना अमाउंट का गारंटी दे रहे हो और इतने ही अमाउंट की तुम्हारी लायबिलिटी है। ये तुमको डिटेल में बताना पड़ेगा अपने लायबिलिटी क्लॉज में। ठीक है सर, समझे। अब सर हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है नेम क्लॉज। अब हम करने वाले हैं नेम क्लॉज की तपस्या। सर ये नेम क्लॉज क्या होता है? सर नेम क्लॉज मतलब क्या? कंपनी का नामकरण, कंपनी का नाम क्या होगा। अब सर एक बात समझना, अब इन्होंने नेम क्लॉज को लेकर के बहुत सारी चीजें बनाई है। जैसे कि क्या, पहला इन्होंने नेम क्लॉज को बनाया है लेकर के कि तुम्हारा नाम ना आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब अभी यार मेरे को एक बात बताओ, मैं एक कंपनी बनाने वाला हूं एडिबास लिमिटेड, एडिबास लिमिटेड। क्या मैं बना सकता हूं एडिडास लिमिटेड? नहीं भाई, तुम जबरदस्ती का नाटक कर रहे हो। एडिडास लिमिटेड बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी है, अगर है इंडिया में, मेरे को पता नहीं, वो इंडिया में तो ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, हमारे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, पर मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं कि अगर एडिडास लिमिटेड करके मैं कंपनी बनाना चाहता हूं तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मैं ना उसका नाम का गलत फायदा उठाने जा रहा हूं। अभी फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी कंपनी है, मैं एक कंपनी बना रहा हूं रिलायंस का कंपनी, ऐसे रिलायंस का कुछ तो स्पेलिंग 2C लगा दिया मैंने, रिलायंस। तो सर मैं नहीं बना सकता, क्यों? योर नेम कैन नॉट बी आइडेंटिकल टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब क्या सर? जो आपके कंपनीज एक्ट 2013 में या कंपनीज एक्ट 2016 में रजिस्टर्ड है। पर सर अगर मैं एक कंपनी बनाऊं टेल्सा, क्या मैं एक टेल्सा नाम की कंपनी बना सकता हूं? कैन आई इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन द नेम ऑफ टेल्सा? The answer is yes. Tesla is not an existing company in India. इंडिया में कोई कंपनी नहीं है, तो आप टेल्सा नाम का बना सकते हो, टेस्ला नहीं बना सकते। टेस्ला भी बना सकते हो। क्या एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है क्या? अगर हाँ तो भैया प्रॉब्लम में, वरना तुम बना सकते हो। तो तुमको हम ये कह रहे हैं एग्जिस्ट आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए आपका जो नाम है टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है सर। दूसरा अगर आप उस नाम का यूज करो तो क्या उस नाम से कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा? क्या अगर तुम उस नाम का यूज करो तो क्या उससे कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा? जैसे कि बिलसेरी। हाँ। सुनो मेरी बात, सर कोई ऐसे नाम का यूज करो जिससे कि ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, या कोई ऐसा नाम जो अनडिजायरेबल है, मतलब जबरदस्ती तुम कर रहे हो, तुमको जरूरत ही नहीं है उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि माई कंपनीज नेम इज राम मर्डर लिमिटेड, अरे भाई क्या जरूरत है तेरे को? क्यों ऐसा नाम लिखना है तेरे को? तुम क्यों लिख रहे हो ऐसा नाम? तुमको क्या चाहिए ऐसा? राम थेफ्ट लिमिटेड। अरे राम नाम के आगे ऐसा काम क्यों कर रहे हो बदनाम? मत रखो ऐसा नाम। क्या कहा सर इन्होंने? जो नाम तुम रख रहे हो ना, उससे कोई अगर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है मत रखना। कोई नाम तुम रख रहे हो वो अनडिजायरेबल है तो मत रखना। अनडिजायरेबल कौन डिसाइड करेगा सर? मैं बैठ के बोलूंगा क्या ये तो जबरदस्ती अनडिजायरेबल था? सर अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी को लगता है कि यार ये जबरदस्ती तुम ना फालतू काम खराब कर रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है ऐसा नाम रखने की, तो वो क्या करेगा? वो आपको अनडिजायरेबल बोल के आपको ऐसा नाम नहीं रखना देगा। ठीक है। अब सर उसके बाद सुनो मेरी बात, अब इन्होंने और 2 कंडीशन बताए कि भैया देखो, अब जो आप नाम रख रहे हो ना, कोई ऐसा नाम मत रखना जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम उनसे रिलेटेड हो। मतलब क्या सर? अगर मान लो मैंने नाम रखा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कोई अच्छी सी स्कीम बताओ, कौन सी अच्छी सी स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की? बताओ। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी सी स्कीम बताओ, या कोई भी ऐसा नाम जिससे तुमको पैट्रोनेज ऑफ सीजी या एसजी दिखता है। मतलब क्या सर? हाँ, एक आयुष्मान भारत स्कीम चल रहा है, मेक इन इंडिया स्कीम चल रहा है। तो अगर मैंने एक कंपनी बनाया मेक इन इंडिया बुक्स,
मेक इन इंडिया बुक्स। अरे क्या मतलब है भाई, तुम जबरदस्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉपुलैरिटी उठा रहे हो। या अगर कोई मैंने ऐसा नाम रखा जो पैट्रोनेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दिखाता है, मतलब तुमने ऐसा नाम रखा जिससे कि लगता है कि तुम्हारी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है। मान लो मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा अमित शाह की कंपनी, मेरी कंपनी का नाम क्या रखा मैंने, अमित शाह की कंपनी। अरे कहां से भाई, कौन सा अमित शाह की कंपनी, नहीं है तुम्हारी अमित शाह की कंपनी। तुम ऐसा अगर नाम रख रहे हो जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का पैट्रोनेज दिख रहा है तो तुम नहीं रख सकते। उसके अलावा सर इन्होंने ना कुछ वर्ड्स प्रेस्क्राइब कर रखे, कुछ वर्ड्स प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, वो नाम भी अगर तुम रखना चाहते हो ना नहीं रख सकते तुम। पर अगर तुमको फिर भी बहुत ज्यादा जिद है ना कि नहीं भाई मेरे को तो यही नाम रखना है, मेरे को तो अमित शाह की कंपनी ही नाम रखना है क्योंकि हम अमित शाह के बहुत बड़े फैन हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर के हमने ये कंपनी खोली है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा ना, आपको जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कि सीजी सुनो ना, मैं जाकर के क्या करना चाहता हूं, मैं जाकर के एक कंपनी खोलना चाहता हूं इस नाम पे, कृपया मेरे को अपना अप्रूवल दे दो। अब सर सवाल ये होता है कि ये कौन से वर्ड्स है जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स है जो इन्होंने बोला नहीं तुम रख नहीं सकते हमारे अप्रूवल के बिना। सर लॉजिकल सी बात है ना, कोई भी ऐसा कंपनी जिसमें नाम है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, क्यों बनाना ऐसा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम, क्यों भाई, छोड़ देना, कमी है क्या नाम की। तो इन्होंने सर बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं जो अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो बहुत सारे वर्ड्स को मैंने डब्बे में डाल दिया है, ये देखो सर, रूल 8B ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। सर मैं एक सेकेंड रुक करके आपका ध्यान किसी चीज पे लाना चाहता हूं, इस रूल का नाम। सर आपको एक बात बताऊं, हर चैप्टर का इन्होंने एक रूल बनाया है और उस रूल का नाम क्या होता है, उस रूल का नाम होता है कंपनी ब्रैकेट में चैप्टर का नाम और रूल्स और ईयर 2014। ये मैंने आपको शुरू में बताया था। जैसे ये चैप्टर है, इसका चैप्टर का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड अदर मैटर्स रिलेटेड देयरटू, ऐसा कुछ नाम है। तो सर इन्होंने यहां पे जो रूल्स बनाया ना, इसमें इन्होंने कंपनी ब्रैकेट में इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 बस इतना ही लिखा। तो इस चैप्टर में जो भी आपको रूल्स आएंगे ना वो ऐसा ही आपको दिखने मिलेगा। अब सर क्या होगा ना, जब आप फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन मारोगे ना तब तक आपको समझ आ जाएगा कि अरे ये जो नाम अभी सर बताने वाले हैं ना ये तो रूल्स में लिखे हुए हैं। तो जब आपको एग्जाम में ऐसा कुछ यूज करना पड़े ना तो आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर्स रिलेटेड देयरटू, रेड विथ द रूल्स देयरिन। या फिर रूल्स का नाम भी लिख सकते हो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। उसके हिसाब से ये सारे वर्ड्स अगर आप अपने नाम के पीछे यूज करना चाहते हो तो आपको सीजी का प्रीवियस अप्रूवल लगेगा, प्रायर अप्रूवल लगेगा। सर क्या वर्ड्स है, देखो नॉर्मल सी वर्ड है, कोई इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं। बोर्ड, सर बोर्ड क्यों, क्योंकि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। उसके अलावा सेबी एक्ट है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बोर्ड से नाम बहुत बड़ी चीज दिखाना चाहते हैं तो तुम बोर्ड मत यूज करो। यूनियन मतलब क्या होता है सर, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब अपना यूनियन, समझ रहे हो ना तुम, मेरे को एक एक वर्ड अभी समझा नहीं पाऊंगा मैं। यूनियन हो गया, नेशन, सेंट्रल, फेडरल, ब्यूरो, नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति, पीएम, सीएम, अथॉरिटी, म्युनिसिपल, पंचायत, कमीशन, अंडरटेकिंग, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, कोर्ट और जुडिशरी, स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी। क्यों सर, क्योंकि ये सब अगर नाम तुम यूज करोगे ना तो तुम कुछ और दिखाना चाहते हो। मैंने अपने कंपनी का नाम बनाया कि फैमिली कोर्ट लिमिटेड, अरे मैं कोर्ट हो गया, मैं फैमिली कोर्ट हो गया, नहीं ना, तो तुम मत लगाना कोर्ट का नाम। देखो फिर भी लगाना है, कोई रीजन है तो जा तू सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले ले। डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एंड दी लाइक्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। सर ये सारे नाम या इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज करना चाहते हो ना सर, क्या ये नाम याद करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये नाम हर बार जब भी रिवाइज कर रहे हो एक बार शांति से पूरा पढ़ लेना। अच्छा, नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, अच्छा राष्ट्रपति भी, हिंदी में एक ही लिखा है राष्ट्रपति। तो इस तरीके से जब चीजें याद करोगे ना, इस तरीके से चीजें जब याद करोगे ना तो आप याद कर सकते हो आराम से, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको एक बार रीड मारना है। उसके अलावा सर सुनो, द वर्ड यूज ऑफ वर्ड of scheme with the name of government, state
or use of word like India, Bharat and any other authority or in the manner resembling the schemes launched by central government. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है आयुष्मान भारत, अगर मैं आयुष्मान भारत नाम यूज कर रहा हूं तो मेरे को अप्रूवल लेना पड़ेगा. सर अगर मैं अपने कंपनी के नाम में भारत यूज कर रहा हूं, जैसे कि एक कंपनी अपने अश्नीर भाई की, अपना जो शार्क टैंक था उसके अश्नीर ग्रोवर भैया है, उनकी कंपनी है भारत पे, तो भारत पे जो नाम है ना, अगर उस नाम से आपने कंपनी बनाई है ना तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल लगा होगा भारत पे, है ना. तो इस तरह का वर्ड अगर इंडिया, भारत ये सब यूज करते हो तो बेसिकली भाई ये सब ना थोड़ा स्ट्रिक्ट वर्ड है, हम इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते. तुम क्या करो, तुम एक बार अप्रूवल ले लो. अब सर एक कदम आगे जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल तो लोगे, वो तो ठीक है, अब कहीं कहीं पे ना तुमको रेगुलेटर का भी अप्रूवल लेना पड़ सकता है. सर रेगुलेटर मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, बैंक्स के रेगुलेटर कौन होते हैं? जो बैंक्स होते हैं उनका रेगुलेटर कौन होता है? उनका माई बाप कौन होता है? उसको हम कुछ ऐसा लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं. कौन होता है सर बैंक का रेगुलेटर्स? बताओ ना. आरबीआई. तो सर कभी कभी ना आप अपने नाम में कुछ ऐसा नाम अगर डाल रहे हो जो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है तो आपको रेगुलेटर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ सकता है. कैसा वर्ड सर? अगर आप इंश्योरेंस वर्ड यूज कर रहे हो, अगर आप इंश्योरेंस यूज कर रहे हो तो आपको IRDA. सर IRDA क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. सर मेरे को ऐसा ना थोड़ा थोड़ा ना मेरे को ऐसा वो डेजा चू होता है. नहीं डेजा वू होता है, वो चूचा वाला नहीं, फुकरे वाला. फुकरे मूवी देखे हो? फुकरे मूवी, उसमें चूचा होता है, उसको डेजा चू होता है. पर मेरे को डेजा वू हो रहा है कि हमने कहीं तो IRDA पहले पढ़ा है सर. हमने इसी क्लास में यहीं कभी हमने IRDA पढ़ा है. कहां पढ़ा था सर हमने? मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया था, इंश्योरेंस एक्ट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और मैंने बताया था 3 लोग साथ में चलते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी. कहां पढ़ा था सर हमने? सेक्शन 1 प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी में पहला कंपनीज जो इस एक्ट में बने या पहले एक्ट में बने हैं, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, स्पेशल एक्ट वाले कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सो लॉन्ग एज दिस एक्ट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द मेन एक्ट. ठीक है. तो सर वैसे ही अगर आप इंश्योरेंस वर्ड यूज करना चाहते हो, IRDA का अप्रूवल लो. तुम बैंक वर्ड यूज करना चाहते हो, RBI का अप्रूवल लो. तुम स्टॉक एक्सचेंज वर्ड यूज करना चाहते हो, सेबी का अप्रूवल लो. तुम वेंचर कैपिटल, असेट मैनेजमेंट, निधि या म्यूचुअल फंड जैसे वर्ड्स यूज करना चाहते हो, सेबी या MCA, जिसका भी अप्रूवल लगेगा तुम उसका अप्रूवल लो. लेकिन तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा. अप्रूवल कैसे लोगे सर? जब आप जब अगर आप एक कंपनी ROC के पास जा रही है कि ROC मेरे को नाम बनाना है अपनी कंपनी का ABC इंश्योरेंस, तो जब आप ROC के पास जा रहे हो ना, आपको साथ में एक डिक्लेरेशन लेकर के जाना पड़ेगा कि भैया मैं इंश्योरेंस नाम यूज कर रहा हूं ना, तो मैंने IRDA का अप्रूवल ले लिया है. क्या लिखा है सर? देखो, इफ द प्रपोज्ड नेम इंक्लूड्स वर्ड्स सच एज दिस unless a declaration is submitted by the applicant that the requirements mandated by regulator have been complied with by the applicant. मतलब जो भी रेगुलेटर ने कंप्लायंसेस डाले हैं, जब तक मैंने वो काम नहीं कर लिया तब तक मेरा एप्लीकेशन एडमिट मत करना. सर बहुत ही बोरिंग था सर, बहुत ही नींद आ रही है, खत्म करो ना सर, क्या बच्चों जैसा पढ़ा रहे हो. सुनो नाम का काम खत्म करते हैं. आपका नेम क्लॉज, आपको क्या करना है? नेम क्लॉज में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है. सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए. आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए मतलब किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए. पहला पॉइंट हो गया सर दूसरा, आप कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं. आप जो नाम यूज कर रहे हो उससे कोई एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, वो चीज का ध्यान रखना. तीसरा, अनडिजायर्ड नहीं होना चाहिए. अनडिजायरेबल लग रहा है इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जबरदस्ती रख रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए. ये तीनों चीजें तो तुम कर ही नहीं सकते. उसके अलावा अगर तुम कोई ऐसा नाम यूज कर रहे हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड है, या उनके किसी स्कीम से रिलेटेड है, या उनका पैट्रोनेज दिखाता है. पैट्रोनेज मतलब क्या? उनका हाथ है तुम्हारे सर पे, ऐसा दिखाई होता है. या तुम कोई भी वर्ड यूज कर रहे हो जो हमने प्रिस्क्राइब किया है, तो वो सारे वर्ड यूज करने के लिए करने के पहले आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा सर, MCA का. ठीक बोला कि नहीं मैंने? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है. और सर कौन कौन से नाम, जो नाम इन्होंने प्रेस्क्राइब किए. जब मैं कहता हूं प्रेस्क्राइब तो कहां चले जाना? रूल्स में. कौन से रूल्स में सर? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014. उसमें उन्होंने क्या बोला है? बोर्ड हो गया, नेशन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, सारे गवर्नर हो गए, राष्ट्रपति हो गए, और बहुत सारे.
इस तरीके से सारे नाम जो है वो अगर आप यूज करना चाहते हो आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई ऐसा नाम यूज कर रहे हो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम दिखलाता है तो आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, निधि कंपनी इस तरह का नाम यूज करते हो तो रेगुलेटर का सारा कंप्लायंस कर दिया है वैसा आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये नाम यूज कर सकते हो सर आप। अब सर कंक्लूड करने के लिए, गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो आप नाम यूज कर रहे हो उसके पीछे सफिक्स क्या लगाओगे सर? प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड रिक्वायर्ड नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड रिक्वायर्ड नहीं है प्रोवाइडेड सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस हुआ है। क्या है सर ये? मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या ये 92 137 क्या है? कुछ तो मैंने पढ़ा था ऐसा। क्या है सर? कल आपको क्लास में पढ़ाया था मेरे नालायक बच्चों, एक है एनुअल रिटर्न, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एक सेकेंड 92 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और 137 एनुअल रिटर्न है। नहीं सर एक सेकेंड सर, क्या एनुअल रिटर्न है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? इसको तो अल्फाबेटिकली भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या एनुअल रिटर्न है सर? अरे मेरे दोस्त सीक्वेंस में ही आएगा, पहले 92 आता है ना एनुअल रिटर्न, फिर 137 आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कौन सा 30 दिन में फाइल करना होता है, कौन सा 60 दिन में फाइल करना होता है? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होता है तो उसको 30 दिन में फाइल कर दो, एनुअल रिटर्न टाइम लगता है तो उसको 60 दिन में फाइल करना। अगर तुमने इसका कंप्लायंस किया है बरोबर तो तुमको बेनिफिट मिलेगा कि तुम सफिक्स मत लगाओ, वरना तुमको सफिक्स लगाना पड़ेगा बेटा, वरना तुमको सफिक्स लगाना पड़ेगा। हम बस चाहते हैं कंप्लायंस बरोबर करते रहो तुम, ठीक है। और सर 1% कंपनी के केस में क्या होगा? सफिक्स आएगा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है सर। अब मेरे को एक बात बताओ सर, नामकरण जो होता है, सुन लो 5 मिनट फिर ब्रेक दूंगा। नामकरण जो होता है, 2 कंपनीज को नाम लगते हैं सर, 2 कंपनीज को, एक हो गया एग्जिस्टिंग कंपनी, एक हो गया न्यू कंपनीज। ये 2 कंपनी को नाम लगते हैं सर। न्यू कंपनी का तो समझ आया, इनको तो नाम लगेगा, लेकिन ये एग्जिस्टिंग कंपनी को क्यों नाम लगता है? अरे मान लो रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो अपना नाम हटा करके माई नाइलॉन लिमिटेड करना चाहती है, या माई नाइलॉन से हटा करके वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करना चाहती है, तो उसको भी तो नेम चेंज करने के लिए नेम का एप्लीकेशन तो देना पड़ेगा ना सर। आज मान लो मैंने कंपनी बनाने का सोचा, कि मैं कंपनी बनाऊंगा। अब कंपनी बनाने के लिए मेरे को ना मन में नाम आया कि मैं कंपनी का नाम द रैंकर्स वे लिमिटेड रखूंगा, द रैंकर्स वे लिमिटेड। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे मन में ये डर है कि सबसे पहली बात तो यार ये रैंकर्स वे लिमिटेड मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरी बात कि अगर मैं आज से 1 महीने बाद एप्लीकेशन करूंगा तो तब तक अगर किसी और ने ये नाम ले लिया तो, अगर मैंने आपको अपना आइडिया बताया और आपने जाकर के नाम ले लिया तो ये तो प्रॉब्लम है। तो लॉ आपको एक प्रोविजन देता है, लॉ आपको एक ऑप्शन देता है कि आप ना नाम रिजर्व कर सकते हो। यू कैन रिजर्व अ नेम। जब मैंने सोचा कि मैं एक नाम लेना चाहता हूं, मैं अपना नाम रिजर्व करूंगा। कैसे रिजर्व करूंगा सर? एक पर्सन है ना, वो एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रार को। कौन से फॉर्म में सर? या तो आप स्पाइस प्लस फॉर्म में दे दो, या आप रन एप्लीकेशन दे सकते हो। सर रन एप्लीकेशन क्या होता है? रिजर्व यूनिक नेम। आप ये रन एप्लीकेशन दे सकते हो कि मेरा ये नाम है द रैंकर्स वे लिमिटेड और मैं इस कंपनी का नाम द रैंकर्स वे लिमिटेड रखना चाहता हूं। इस तरह का आप एप्लीकेशन फाइल करोगे। जब आरओसी के पास ये एप्लीकेशन आएगा ना, तो अगर आपका नाम जो है, जो आपने नाम प्रपोज किया, मान लो आपने बोला द नाम मेरे को द रैंकर्स वे लिमिटेड चाहिए, अगर वो नाम अवेलेबल है ना, तो आपके वो नाम को वो रिजर्व कर देगा। कितने दिन के लिए रिजर्व करेगा दोस्तों? वो रिजर्व करेगा आपके नाम को 21 डेज के लिए। जिस दिन से आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ ना, उससे 21 डेज तक वो आपके नाम को रिजर्व करके रखेगा। क्यों सर? सर वन थिंग आई नोटिस नाउ, आपने नाम बहुत अच्छा रखा है। सो के उठे हो? सुनो सर, सुनो ना, मैंने क्या कहा? जब आप एप्लीकेशन दोगे तो आपका नाम कितने दिन के लिए रिजर्व होगा? 21 डेज के लिए। ये कौन से केस में सर? ये केस में न्यू कंपनी के केस में। पर अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो ना, जैसे कि रिलायंस ने बोला कि रिलायंस को अचानक से दिमाग आया और उन्होंने बोला हम द रैंकर्स वे नाम रखेंगे, तो प्रशांत बेटा मेरे को पता नहीं तुमको कहां 20 डेज दिख रहे, बट मेरे सब जगह तो 21 डेज ही है। क्योंकि ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं ना सर, 21 डेज है कि 20 है, 21 है कि 19 है, 21 है कि 18 है, 21 है कि 22 है। एक बार आप लोगों को मैंने समझाया है बेरैक कहां से खुलते हैं, वहां से भी देख करके फिर मेरे को ये चीज आप डिस्कस कर लो, ठीक है प्रशांत? सुनो, आप लोगों को मैंने सिखाया है ना बेरैक कहां से खुलता है, तो एक बार फटाफट, ऐसा तो नहीं है तुम दूध के धुले हुए हो, फोन को तुम गाड़ के आते हो कहीं पे, फोन तो तुम्हारे बाजू में ही रखा रहता है, ऐसे बीच बीच में इंस्टाग्राम भी चलता है तुम्हारा, तो उसी में खोल करके देख लो।
मारोगे पकड़ के तुम मेरे को मारोगे पकड़ के? अरे सर रुक जाओ, वापस रिविजिट करते हैं। तुम मेरे को बता दो बेयर एक्ट में क्या है, वो अपन एक बार चेक कर लेंगे, पर एक बार मेरी बात समझो, मुद्दे की बात समझो। मुद्दे की बात यह है सर कि नाम आप 21 दिन के लिए रिजर्व करते हो, और दूसरा अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी की बात करो ना तो आपका नाम 60 डेज के लिए रिजर्व होता है। कितने दिन के लिए सर? आपका नाम 60 डेज के लिए रिजर्व होता है। सर पर ऐसा इम्पार्शियलिटी क्यों? सर ऐसा पार्शियलिटी क्यों हम एग्जिस्टिंग कंपनी को 60 दिन देते हैं, क्यों हम न्यू कंपनी को 21 दिन देते हैं? भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर न्यू कंपनी जाकर के बोल रही है नाम रिजर्व कर रही है और एग्जिस्टिंग कंपनी जाकर के नाम रिजर्व कर रही है, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा सीरियस होगा? दोनों में से ज्यादा सीरियस कौन होगा? भाई वो न्यू कंपनी वाले का पता नहीं बनाएगा, जोश जोश में जाकर के उसने नाम रिजर्व कर दिया। जैसे कि आपको याद होगा तो लेंस शार्क टैंक में पीयूष गोयल ने एक बार बोला था कि जब लेंसकार्ट कंपनी बनी थी तो लेंसकार्ट के पहले उसने 4-5 और कार्ट्स का ट्रेडमार्क करा के रख लिया था। तो न्यू कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता है भाई, कंपनी बनेगी कि नहीं बनेगी। पर एग्जिस्टिंग कंपनी वाले ना अगर नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं वो ज्यादा सीरियस है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग है, वो एग्जिस्ट करता है। तो सर एग्जिस्टिंग कंपनी वाले एप्लीकेशन को हम 60 दिन का टाइम देंगे, लेकिन न्यू वालों को हम बोल रहे हैं 20 या 21 दिन। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आप उतने दिन के अंदर काम खत्म करो वरना हम आपका रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है कि समझ गए रिजर्व 21 दिन के लिए होगा या 60 दिन के लिए होगा। अब मेरे को एक बात बताओ सर, अगर मैंने अपना नाम रिजर्व करवा लिया था रैंकर्सवे लिमिटेड, पर जब मैंने नाम रिजर्व करवाया था ना तो मैंने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया था। सर मैंने बहुत सारा झूठा इंफॉर्मेशन दे दिया था, मैंने उनको बहुत झूठ बोला था। तो क्या होगा? जब ये पता चलता है ना कि फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया था, तब एक सवाल आएगा कि भैया तुम्हारी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है कि इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। अगर अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, हमको रिजर्वेशन के स्टेज में ही पता चल गया अभी तक अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे पता है? तो हम ना आपको रिजर्व तो करने नहीं देंगे नाम, और साथ में जो एप्लीकेंट है ना जिसने रिजर्वेशन का नाम का दिया था उसको अप टू 1 लाख रुपीस की पेनल्टी लगा देंगे। क्या सर? अगर आपकी कंपनी अभी तक बनी नहीं है और कंपनी बनने की तादाद में है तो हम क्या करेंगे? आपका नाम रिजर्व नहीं करेंगे और आप पे 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी बना देंगे। अच्छी बात यह है कि कंपनी अभी तक बनी नहीं है, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो क्या करोगे? तो सर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर के, सर गलत इंफॉर्मेशन मतलब क्या? गलत इंफॉर्मेशन मतलब समझो, अगर एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सोडा लिमिटेड करके कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, या किसी और का ट्रेडमार्क है उस कंपनी में। ट्रेडमार्क मतलब क्या सर? उसने हक ले रखा है उस कंपनी की, मेरा ट्रेडमार्क है, मेरी कंपनी है। मैं अभी गया सर, मैंने सोडा लिमिटेड नाम का रजिस्ट्रेशन मांगा और साथ में मैंने फेक ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दे दिया, फेक ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दे दिया। अभी वो रजिस्ट्रार भी बंदा था, उसने देखा हाँ है होगा करके उसने रजिस्ट्रेशन दे दिया। बाद में पता चला यार ये इन्फॉर्मेशन गलत था या झूठ था। तो सर उस केस में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है ना, देखो अगर नहीं हुई है तो तुम बच गए, 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी बस। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ना कंपनी, तो सबसे पहले तो वो आपको डायरेक्ट करेगा कि भैया नाम चेंज कर। क्या कर बोलेगा? नाम चेंज कर अपनी कंपनी का, जो तूने सोडा लिमिटेड लिया है ना उससे मोटा लिमिटेड कर दे, लेकिन अपनी कंपनी का नाम चेंज कर। और वो भी ना तू 3 महीने के अंदर करेगा। कितने समय के अंदर सर? 3 महीने के लिए करेगा, 3 महीने के अंदर करेगा। पर सर मेरे को एक बात बताओ, नाम तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे पहला क्लॉज होता है ना? और आपको अभी हल्का हल्का पता है कि मेमोरेंडम को मेरे को चेंज करना है तो मेरे को क्या पास करना पड़ता है? क्या पास करना पड़ता है? मेमोरेंडम को चेंज करना है तो मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। पर यहां पे रजिस्ट्रार क्या ऑर्डर देगा कि भाई तू नाम चेंज कर 3 महीने के अंदर अंदर, और तेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, तेरे को हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के दम पे पास करने का ऑर्डर देने। क्योंकि सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो नहीं हो किसको पता, तो हमने बोला ओआर पास कर, और ओआर के दम पे 3 महीने के अंदर अंदर तू अपना नाम चेंज कर, ये हमारा तेरे को ऑर्डर है। अगर तू नहीं चेंज करेगा ना, हम दूसरा ऑर्डर दे सकते हैं, तेरे नाम को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, तेरे नाम को रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर देंगे, काट देंगे। और तीसरा, चाहे तो तेरे वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकते हैं हम, मतलब तेरी कंपनी को वापस इनकॉर्पोरेट से अनकॉर्पोरेट ऐसा कुछ कर देंगे, मतलब तुमको अंडू कर देंगे। हम क्या कर सकते हैं सर? 3, या तो नाम बदल, या नाम स्ट्राइक ऑफ मार दूंगा, या वाइंडिंग अप कर दूंगा। तीनों का ऑर्डर कौन दे सकता है सर? आपका रजिस्ट्रार दे सकता है। अगर उसको पता चला आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है। क्या बात तुमको समझ आ गई दोस्तों? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? बोलो हां या ना। सर एक बार मेरी बात सुन लो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सर अभी तक हमने ज्यादा क्या पढ़ा है? हमने अभी तक बस ये पढ़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एक बार आंखें बंद करोगे
दोस्त एक बार आंखें बंद करोगे प्लीज, बहुत सारे पॉइंट्स लिख दूंगा दिमाग में, एक बार आंखें बंद करो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं सर, सेक्शन 4 है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले सवाल ये आता है कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, 6 डब्बे हैं सर। सबसे पहला है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज के बारे में बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। दूसरा क्लॉज क्या है आपका, अरे सुनो ना, दूसरा क्लॉज क्या है आपका, डोमिसाइल क्लॉज, स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तीसरा आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। चौथा हो गया लाइबिलिटी क्लॉज, की आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, और अगर लिमिटेड है तो कितनी लिमिटेड है। लिमिटेड बाई शेयर्स के केस में अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक का, लिमिटेड बाई गारंटी के केस में जितना अमाउंट तुमने कमिट किया है। उसके बाद ऑथराइज शेयर कैपिटल बता देना कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, और उसको स्प्लिट कर देना नंबर ऑफ शेयर्स में और अमाउंट पर शेयर में। और उसके बाद लास्ट में अगर तुम 1% कंपनी हो तो उस बंदे का नाम बता देना जो मेंबर के डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो मेंबर बन जाएगा, मतलब एक नॉमिनी अपॉइंट कर देना, इसको कहते हैं नॉमिनेशन क्लॉज। ये 6 क्लॉज आ जाता है आपके मेमोरेंडम में। अब बात करते हैं सर, सुनो ना, अब बात करते हैं आपके नॉमिनेशन के बारे में, नॉमिनेशन के बारे में। मुक्ता, कैपिटल क्लॉज क्या होता है, कैपिटल क्लॉज क्या होता है, और ये एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है? मेरे को तो नहीं पता। तुम लोग क्लॉजेस के नाम क्यों देते हो जब बेराक कोई नाम नहीं देता है तो? बेराक ने तो कोई नाम नहीं दिया। अच्छा एनीवे, डिस्टर्ब मत करो। सुनो, नेम क्लॉज क्या होता है। नेम क्लॉज में आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। सबसे पहले तो IOU। IOU क्या है सर, ILU नहीं, IOU, आई आइडेंटिकल क्लॉज। आपका जो नाम है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से आइडेंटिकल नहीं है। ओ, कोई ऑफेंस तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा ना ऐसा नाम रख के। और तीसरा आपने यू, अनडिजायरेबल तो नहीं लग रहा है ना आपका नाम इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अगर आप एक, उन्होंने लॉ लिखा है कि अगर आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड हो, या उनका पैट्रोनेज शो करता है, उनका सपोर्ट शो करता है, या उनकी किसी स्कीम से रिलेटेड नाम है, या कोई ऐसा वर्ड यूज कर रखे हो जो प्रेस्क्राइब्ड है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर मेरा एक सवाल है, अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नाम रख ला हूं, जैसे कि एडिडास है और मैं एडिबास रख ला हूं, तो क्या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके रख सकता हूं? नहीं भैया, वो तो प्रोहिबिटेड है, वो तो कर ही नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कब ले सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आप कब ले सकते हो? जब आपका नाम अगर या तो प्रिस्क्राइब नाम में से कोई है, जैसे कि बोर्ड हो गया, नेशन हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उस केस में आप नाम सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले सकते हो, और उसके बाद आप अपना नाम रख देना। और अगर एक बात सुन लो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम का भी वर्ड यूज कर रहे हो, भारत वर्ड यूज कर रहे हो, इंडिया वर्ड यूज कर रहे हो, तो सब में आपको अप्रूवल लगेगा। अगर आप किसी रेगुलेटर से रिलेटेड नाम रख रहे हो, जैसे इंश्योरेंस बैंक, या आपको सेबी वेबी का नाम, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह रखना है, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उस रेगुलेटर के जो कंडीशन है वो सारे मैंने कंप्लाई कर लिए हैं। इसके बेसिस पे आप नाम रख सकते हो जो भी आप चाहो, लेकिन फिर आप उस हिसाब से नाम रख लेना। बोनस पॉइंट मैंने आपको ये बताया था सर, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कोई सफिक्स नहीं लगता, प्रोवाइडेड सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस होना चाहिए। और आपके 1% कंपनी के केस में आपको ब्रैकेट में ओबीसी लिखना पड़ता है, आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है। अब जो भी नाम है आप 2 फॉर्म में, स्पाइस प्लस फॉर्म में या रन फॉर्म के थ्रू आप रजिस्ट्रार को देकर के अपना नाम रिजर्व करवा सकते हो। अगर आप नई कंपनी हो तो प्रपोज्ड कंपनी का नाम रजिस्टर करवा सकते हो, और एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो जिस नाम पे आप अपना नाम चेंज करवाना चाहते हो उसको रिजर्व करवा सकते हो। वो रिजर्वेशन कितने दिन के लिए होगा सर? अगर आपका नाम अप्रूव हो जाता है तो वो रिजर्वेशन 20 डेज के लिए या 21 डेज के लिए, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, उतने दिन के लिए होगा एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में, और सॉरी न्यू कंपनी के केस में, और एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में हम आपको 60 दिन तक का अप्रूवल देंगे। अब सर अगर बाद में रजिस्ट्रार को पता चला कि ये तो जो नाम है वो तुमने फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर के रखा है, तो अब ये बताओ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कि नहीं हुई है? अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो हम कुछ नहीं करेंगे, एप्लीकेंट को बस 1 लाख रुपए तक का जमा करने बोलेंगे, और जो रिजर्वेशन नाम है वो हम कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी तो हम क्या बोलेंगे, 3 चीजें भाई, या तो तू अपना नाम बदल दे 3 महीने के अंदर, और वो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बदल दे, हम ऑर्डर दे रहे हैं तेको। दूसरा, हम तेरा रजिस्ट्रेशन स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से हटा सकते हैं। तीसरा, हम आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सर, लेकिन कुछ भी करने के पहले ना एक बार मैं आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दूंगा, ऊब जरूर दूंगा, ठीक है? कुछ अपने को रन किट वगैरह देखना ही नहीं है, मैं तुमको बताता हूं ना, कुछ अपने को देखना ही नहीं है। तुम आ जाओ एमसीए के वेबसाइट पे, तुम खोलो सेक्शन 4, तुम सर्च करो मेमोरेंडम, और तुमको आ गया सब दिया, बस उसने सेक्शन 4 नहीं दिया। ये रहा मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम में आप जाओ क्लॉज 5 पे, ट्वेंटी डेज है, ओके 20 डेज है गाइस, कोई बात नहीं, स्क्रीन फ्रीज है, कोई बात नहीं। आंसर इज 20 डेज। 20 डेज के अंदर, 20 डेज तक आप नाम रख सकते हो। मैं इसको अपने नोट्स में चेंज कर दूंगा। आई एम सो सॉरी प्रशांत, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी, आई चेंज दिस टू 21। कहां गया?
I'll change this to 20 days. ठीक है, चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट. It's 7:11. I'll see you after a break at 7. आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है पर फिर भी 7. चलो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया. See you after the break at 7:25 guys. See you.